बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का चौथा कारोबारी सत्र यानी कि थर्सडे का सेशन, सेंसेक्स की एक्सपायरी वाला दिन और मार्केट देखिए जो भी बढ़त हमने आज कमाई थी निचले स्रोत से, अब वो फिर से गंवाते हुए मात्र 27 अंक ऊपर रह गए हैं निफ्टी में। हालांकि बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रेंथ में है, 200 अंकों की बढ़ोतरी के साथ कामकाज कर रहा है, लेकिन फिर भी ये भी हाई साइड से फिसला है। आज परेशान किया है ब्रेथ ने, मिड कैप और स्मॉल कैप अगर आप देखें फिर इसने बढ़त गवाई, अपनी रिकवरी देखने को मिली थी लेकिन टिकी नहीं, इसलिए ब्रेथ खराब है आज के सेशन में। और आज का कल्प्रिट IT, इसने बहुत प्रेशर बनाया है, 2% के करीब ये इंडेक्स टूटा इस AI डेवलपमेंट के बीच में, तो यहाँ पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अब यही हो जाता है कि इस क्लोजिंग में फिर क्या अप्रोच होगी, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, सब पे होगी चर्चा, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी लेंगे। मैं और वीरेंद्र जी रहेंगे आपके साथ शो में। वीरेंद्र जी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया। आ रही हूँ और सब पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज की बड़ी हेडलाइन से। गैप डाउन के बाद बाजार में रिकवरी, लेकिन ऊपरी स्तरों पर फिर दिख रहा है दबाव। निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 23,200 के करीब। हालांकि बैंक निफ्टी आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। मिड कैप और स्मॉल कैप में आज तेज गिरावट। खराब ग्लोबल सेंटीमेंट से IT में लगातार 7वें सेशन बिकवाली कायम। 7 दिनों में करीब 10% ज्यादा टूटा इंडेक्स। आज भी 1.5% फिसला, करीब 2% की गिरावट के साथ निफ्टी के टॉप लूजर्स में बने HCL टेक और इन्फोसिस। साथ ही मिड कैप IT में भी कमजोरी कायम। फार्मा शेयरों में आज सबसे ज्यादा खरीदारी, करीब 1% से ज्यादा चढ़ा फार्मा इंडेक्स। 3% से ज्यादा तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल टोरेंट फार्मा। साथ ही NBFCs और ऑटो में भी हल्की खरीदारी। वहीं डिफेंस शेयरों में आज तगड़ी बिकवाली, 2% से ज्यादा फिसला इंडेक्स। सरकार की ओर से मर्जर की औपचारिक मंजूरी के बाद PFC और REC में मुनाफा वसूली, करीब 4% की गिरावट के साथ वायदा का टॉप लूजर बना PFC। वहीं REC भी करीब 3% लुढ़का। हमारा बेंचमार्क अब ये होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल हमारी रही है, उसको हम और अधिक बड़ा और व्यापक कैसे बना सके। PM का आने वाले दिनों में रिफॉर्म की रफ्तार और तेज करने का ऐलान। कहा 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पिछले 12 सालों के मुकाबले ज्यादा तेज होगी रिफॉर्म की रफ्तार। ग्रीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, डेटा सेंटर में हासिल करेंगे बड़े मुकाम। मेड इन इंडिया जहाज और प्लेन भी जल्द। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। थर्सडे का सेशन है, एक्सपायरी वाला दिन, और टिपिकल वही देखने को मिल रहा है। वीरेंद्र जी, कल का सेशन याद ही होगा आपको, जाते जाते हमने सारी बढ़त गवा दी थी और डेज लो के आसपास जाके हमने कल क्लोजिंग दिखाई थी। आज जिस तरीके से रिकवरी हुई, लगा कि हाँ अब शायद यहाँ पे रिकवरी टिकेगी, लेकिन कुछ संकेत मिल गए थे ना 10, साढ़े 10 के आसपास, जब वहाँ पे रिकवरी थोड़ी फेल हो रही थी। अब देखिए निफ्टी मात्र 20 अंक ऊपर रह गया है। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है, 55,600 तक गए थे हम, लेकिन वो होल्ड नहीं कर पाए, वहाँ से फिर से थोड़ी सी रिट्रेसमेंट। लेकिन निफ्टी, बैंक निफ्टी पर अब तक के प्राइस मूव्स किस ओर इशारा कर रहे हैं, कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट, कैसे अप्रोच करें अब इस क्लोजिंग को, और साथ ही ब्रेथ भी आज खराब हुई है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए श्रेया, मिड कैप स्मॉल के साथ तो वही सरोकार है। कल जो MP के आंकड़े थे, मेरे ख्याल से थोड़ा सा नॉर्मलाइज होने में ना मिड कैप स्मॉल कैप को सेंटीमेंट वाइज टाइम लगेगा, है ना। एक बात तो आप मान के चलिए। रही बात कल की तुलना में, कल का हमारा निफ्टी का इंट्राडे हाई था करीब 23,425। हम रिट्रेस हुए 23,200 तक, क्लोज हमारा वहाँ पे आया। फिर एक ग्लोबल सेटबैक, US का स्ट्राइक, ईरान की अगर आप देखें, फिर एक स्ट्राइक, क्रूड में सुबह शार्पनेस। लेकिन हमने बात सुबह श्रेया यही कही थी, अगर आप निफ्टी को देखें तो इसके पास डिफेंड करने के लिए बहुत बड़ा लेवल है।
और वो है 23067। आज का निफ्टी का इंट्राडे लो है 23070, 7072। मैंने यही कहा था कि जब तक कि ये 22966 वायलेट नहीं होगा, शॉर्ट का प्रश्न नहीं उठता लोअर ट्रेजेक्टरीज पे। एनी जोन क्लोजर टू बेस 1 और 23100 वो एक बाय जोन होगा। आप कंफर्टेबल नहीं है मत करिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट टेक्निकली इट्स अ बाय जोन। और जब भी वो ट्रेड आपके ग्रिप में हो, बिना किसी सेकंड थॉट इस बात के मद्देनजर कि जिस तरीके से बेस पर बाय करना एक लॉजिक है, रेजिस्टेंस पॉइंट पे निकलना भी एक लॉजिक है। ये क्या है, मैं 3 दिन का इनफैक्ट 4 दिन हो गए डिफाइन करते करते। ये पॉलिसी दे के सेकेंड हाफ का बेस था। क्या लेवल था? इन एनी केस मैंने 12 बजे भी यही बोला। 12 बजे हालांकि 23400 का कॉल राइटर एग्जिट कर रहा था, मैंने 12 बजे भी बोला था कि नहीं, आपको यहाँ पर अगर आपने एक रिवर्सल ट्रेड लिया है, बट उस वक्त निफ्टी था करीब 23280 या फिर 77 के आसपास, 23251, 347, इस क्लस्टर में आपको अपने ट्रेड से बाहर निकलना है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में। और आप देखिए श्रेया, आज का इंट्राडे हाई क्या है? लगभग 327। आप इस ट्रैजेक्टरी में जाके कोलैप्स होंगे ही होंगे। अभी ऑप्शन राइटर्स ने 23300 के और 23000 के आपको ग्रैब कर रखा है। मैं श्रेया अब जानते हैं इस वक्त क्या कहूँगा आपसे कि इस वक्त अगर आपको सुबह एक बेहतरीन ट्रेड मिल चुका है, आप वेदर यू आर मतलब आपने वो स्विंग लिया कि नहीं लिया, बट अब निफ्टी से भिड़ने का कोई मतलब नहीं है। लुक एट आउटस्टैंडिंग वाई बिटवीन 23300 और 400, करीब 1 करोड़ 20 लाख कॉल खड़ी है यहाँ पर, और नीचे 23100 की स्ट्राइक पे और 23000 की स्ट्राइक पे लगभग 2 करोड़ कॉल खड़ी पुट खड़ी है। तो मेरा मानना यही है श्रेया, एक ब्यूटीफुल ट्रेड बेस पर और आरएस पर आके जा चुका है। अब अगर एक्यूट स्ट्रेंथ मिलती है, वो मिलेगी 350 के ऊपर, जैसे कल मिली थी फर्स्ट हाफ में, देन स्कोप टुवर्ड्स 419। मैं इस मिड वे में नाइदर अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉर शॉर्ट और लॉन्ग, ये चक्कर है श्रेया, इसीलिए यहां पे कोई ट्रेड नहीं बनता। आइदर वे गेट अ डिप टुवर्ड्स अगेन 23100, 23070, 23120, और एल्स लिव इट, और लेट इट ट्रेवल अबाउ 23360, तब कोई बात करेंगे। बट निफ्टी एज ऑफ नाउ एक बेहतरीन ट्रेड, एक बेहतरीन क्लस्टर देके जा चुका है इस वक्त श्रेया। और निफ्टी आईटी में कमजोरी है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा, इसमें कोई राय नहीं है। निफ्टी आईटी तो काफ़ी कमज़ोर, उसका भी एक इम्पैक्ट तो पड़ा ही होगा सर निफ्टी पर। अच्छा, बैंक निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पर, 175 अंक ऊपर है अभी हम यहाँ पर। हालांकि ये जो 55,600 का सर, ये हमने बात की थी, रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पर, तो वहाँ से उसको पार करना अपने आप में बड़ी बात होगी। वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, इसलिए वहाँ से फिर फिसला। तो अब क्लोजिंग के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स नज़र आ रहे हैं आपको बैंक निफ्टी में? और निफ्टी के कंपैरिजन में तो अभी भी स्ट्रेंथ में है ये पर्टिकुलर इंडेक्स। बिल्कुल, देखिए श्रेया, पहले तो होता है पहले इंडेक्स, उससे पहले स्टॉक फ्यूचर्स को देखते हैं। हाँ। वेदर इट्स आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक। पहली बात तो ये है, ये मैंने सुबह भी कहा था, फिर ये 8:30 पर हमने पल्स पर भी जिक्र किया कि बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स का कल पूरा मार्केट कोलैप्स हुआ। बट एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और आपका कोटक नहीं, एक्सिस बैंक, ये स्ट्रॉन्ग स्टैट्स कैरी करके गए थे, आइदर शॉर्ट कवरिंग फ्रेश बैंक। तो इस चीज़ को हमें तवज्जो देनी पड़ेगी कि इस सेक्टर के, इस स्पेस के सारे स्टॉक्स, क्रिटिकल स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। सुबह क्या बात हुई थी हमारी पैनल पे, सीएनबीसी आवाज़ का जो लेवल था कि हम नेगेटिव थॉट्स शॉर्ट के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक कि हमारा वो क्लस्टर वायलेट ना हो जाए जो हमारा बेस 1 है, जिसको काटने के बाद मंगलवार को हमारी तेज़ी आई थी 1000 पॉइंट की। वो क्या था? वो 54,400 का क्लस्टर, 445, 640। इसके ऊपर के किसी भी डिप को आप बाय करेंगे, और जब आप डिप को बाय करेंगे तो ये बात मान के चलिएगा कि आपका ट्रेड जोन होगा बिटवीन RS1 एंड बेस 1। ये 12 बजे भी डिस्कशन हुआ था मेरा भी, और उस वक्त जो पैनल पे मौजूद गेस्ट थे, कि 55,600 इज ए क्रिटिकल रेजिस्टेंस। कल का हाई था 55,609। जब आप उस ट्रेजेक्टरी में ट्रेड को पिक करें, 55,500 और जो RS1 है इस जोन में आके जरूर निकल जाए, 500, 535, 600 इस जोन में निकल जाए। शायद अगर आप चार्ट्स को थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें ना, आपको नजर आएगा कि सिंस मे फर्स्ट वीक ये पूरा 55,500 और 600 का क्लस्टर जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, जाइए टाइम स्पेंड कीजिए बैंक निफ्टी के चार्ट्स के साथ। आप
किसी भी, अगर आप देखिए इवेंट में अगर आपको कोई ट्रिगर मिलता है तो आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस को रीगेन करते हैं। आपने 10 को रीगेन कर लिया, आपने 20 को रीगेन कर लिया, आपने 50 को रीगेन कर लिया। बट टू क्रॉस 100 डेमा, 100 डेमा आता है 55,800 पे, टू क्रॉस 200 डेमा जो आता है करीब करीब 56,100 पे, ये 300 पॉइंट, 55,800 से 56,100, ये 300 पॉइंट पार करने के लिए आपको एक्सट्रीम फोर्स की जरूरत है। उसके लिए आपको एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन चाहिए, PSU एंड प्राइवेट बैंक का बोथ। तो आप प्लीज लेवल्स की रिस्पेक्ट कीजिए, एवरेजेस की रिस्पेक्ट कीजिए, लॉन्गर टर्म एवरेजेस की रिस्पेक्ट कीजिए। जब भी आप थोड़ा रिस्क लें, आप 10-20 डेमा के ऊपर ट्रेड पिक करें। प्लीज 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 100 डेमा से पहले आकर उसे छोड़ दें। मैं एज ऑफ नाउ श्रेया, एक बेहतरीन सेशन होने के बाद, एक एक्सपायरी डे होने के बाद, एक्सपायरी में आपको एक अच्छा ट्रेड मिलने के बाद अभी खामखा इंडेक्स से भरना नहीं चाहूंगा। कल हमने क्या व्यू लिया था? सुबह आएंगे, एक व्यू लेंगे, ट्रेड मिला। अब कल सुबह आएंगे, कोई व्यू लेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम बिल्कुल राइटली सेड। और निफ्टी, बैंक निफ्टी पे इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने समझ लिए। लेवल टू लेवल ही आपको चलना है ऐसे मार्केट में जब काफ़ी वॉलेटाइल हो, उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा हो। आपने ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात की वीरेंद्र जी, काफ़ी खराब है ब्रेथ, तो शुरुआत कर लेते हैं मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स साथ, क्योंकि हम बढ़त गवा रहे हैं ऊपरी स्रोत से। शुरुआत करूंगी, आज के इन सारे स्टॉक्स पर डेंट पड़ता हुआ नजर आया है, आपके स्क्रीन पर आएगा। और IT पैक से आपको स्टॉक्स दिखेंगे। इन्फोसिस देखिए 2.5% नीचे, करीब करीब टॉप लूजर्स में शुमार है। सारा ही IT पैक का काउंटर HCL टेक देखिए 2% से ज्यादा गिर कर रहा है कामकाज आज के सत्र में। टेक महिंद्रा शॉर्ट कॉल काफी आई थी इस पर, आज सुबह 1.5% नीचे है। और बजाज फाइनेंशियल स्पेस में भी हम थोड़ी कमजोरी देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी गिरावट। PFC REC के मर्जर को लेकर नोट, और दोनों ही स्टॉक लुढ़क गया आज के सेशन में। 4.5% के करीब गिरावट। PFC वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है। पेटीएम आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ। एम्बर एंटरप्राइजेस कल भी कमजोर था और आज भी यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है, तो 3.5% का डेंट इस पर। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स काफी चले पिछले कुछ सत्रों से, अब थोड़ी मुनाफा वसूली देखी जा रही है, यहाँ पर कमजोरी का शिकार हुआ है ये, तो 3.5% की करीब यहाँ पर डेंट पड़ता हुआ नजर आएगा आज के सेशन में। लेकिन चले कौन से स्टॉक्स हैं? तो प्राइवेट दिग्गज बैंक चले हैं। ICICI बैंक देखिए 2% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। अगेन कोटक महिंद्रा बैंक जहां पर स्ट्रेंथ आज के सेशन में 2% ऊपर है। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा चढ़ गया ऑटो पैक से। और JSW स्टील चला है। आज स्टील स्पेस को लेकर एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, काफी बुलिश रिपोर्ट, और उसका एक असर आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही एंटी डंपिंग ड्यूटी को लेकर भी जो ऐलान हुए हैं उसका भी एक कुछ काउंटर, जैसे कि वेदांता पर असर देखने को मिल रहा है 2%। नैल्को भी आज तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। ऑटो पैक से हंडई मोटर चढ़ गया 2% के करीब। टोरेंट फार्मा और हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी तेजी है, तो उसका एक फायदा लगभग 3% की तेजी। और वोडाफोन आइडिया आज तो वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, 3.5% के करीब यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और वन टाइम स्पेक्ट्रम चार्जेस को लेकर जिस तरीके से रिलीफ मिले हैं उसके बाद से, हालांकि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया दोनों को लेकर मिले हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ आज के सेशन में ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये बात कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के। अब बताती हूँ कि आगे शो में होगा क्या, कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, कविता जैन, रुचित जैन, सुमिल मेहता जी और सच्चिदानंद उत्तेकर जी से। 2:20 पर आशीष बताएंगे कि मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बावजूद कच्चे तेल में ज़्यादा उछाल क्यों नहीं आया है। 2:30 कंचन बताएंगे कि शुगर शेयर में आज इतनी तेज़ी क्यों है। 2:35 पर असीम बताएंगे कि सरकार कैसे बढ़ाएगी ग्रोथ की रफ्तार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 2:40 पर आशीष ही बताएंगे आपको कि ज़रूरत का क्या नया दाव है। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में हमारे साथ जुड़ेंगे क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जी। 3:10 पर वीरेंद्र जी से लेंगे स्ट्रैटेजी फ्राइडे के लिए। 3:15 पर डीलिंग रूम चेक नूपुर के साथ। 3:20 पे होगा BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए ये था कार्यक्रम का क्रम और अभी तक के ट्रेंडिंग स्टॉक समझे आपने। अब चलते हैं पैनल के पास। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मैं दरअसल आपका वो बैंक HDFC बैंक याद करते करते ना गुड मॉर्निंग भूल गया। अच्छा चला प्रकाश सर, वो है ना मूव अच्छा है HDFC बैंक में। इनफैक्ट पूरा प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स अच्छा कर रहा है। अभी का व्यू क्या है सर, क्या पिक कर रहे हैं? अब मुझे लगता है एक शॉर्ट होना चाहिए, वो है पेटीएम में शॉर्ट है लगता है। ट्रेड कर रहा है 1017 के आसपास, टॉप लगेंगे 1026, मतलब 10 रुपए का स्टॉक है। डाउनसाइड 1000 पॉसिबल है पेटीएम में। वीकनेस काफी तक अपैरेंट है।
पेटीएम काफी वीक है, वायदा का टॉप लूजर बना हुआ है, जैसे कि जिक्र करते थे 4.5% का डेंट बिकवाली की रहा गाबा सर की तरफ से भी। कविता जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड क्या होगी इस वक्त की? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो शॉर्ट साइड होगी रियल एस्टेट से, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर शॉर्ट होगा। एक डबल टॉप फॉर्मेशन ऑन अ वीकली चार्ट, उसका ब्रेकडाउन आते हुए दिखता है। सो डाउनसाइड जो ओपन होते हुए दिखते हैं वो आपको 1600-1580 के प्राइस मूव बनते हुए दिखने चाहिए। स्टॉप लॉस मेंटेन करें 1635 का। कविता जी का ट्रेड है सेल गोदरेज प्रॉपर्टीज, बहुत ही वीक स्ट्रक्चर। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए लुपिन में खरीदारी करने की राय रहेगी। लुपिन में कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, लेकिन आज स्टॉक ने उस कंसोलिडेशन के अपर बैंड को ब्रेक किया है। 10-20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है, तो यहाँ पर खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 2264 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2325 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। अगर चाहें तो 2300 वाला कॉल ऑप्शन ले लें। 33 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 24 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 55 रुपए 55 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, ल्यूपिन माइनस डे की पिक होगी। फार्मा हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी तेजी और ल्यूपिन दिख रहा है स्क्रीन पर डीज हाई के आसपास करता हुआ कामकाज। सचिन जी गुड आफ्टरनून, इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वीरू जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। श्रेया, कल के सेशन में, मॉर्निंग सेशन में हमने अदानी एंड स्टॉक्स को हाईलाइट किया था। वहां पर अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस पे एक शॉर्ट कॉल रिकमेंड की थी। उसका जो टारगेट था 1480 का वो अचीव हो चुका है। एंड मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर स्पीयर में रहना है, बिकॉज कहीं जाकर इन सारे स्टॉक्स में नेगेटिव डाइवर्जेंस है एंड इनके इफेक्ट्स आने बाकी है। तो यहाँ पर फ्रेश रिकमेंडेशन होगी ऑन द शॉर्ट साइड। अभी आपको ऐड करना है अदानी पोर्ट्स का काउंटर। जिस तरीके से ये ब्रेकडाउन हुआ है 1800 लेवल अभी इसने ब्रेक किया है। इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस ऑलरेडी कन्वर्ज हो चुके हैं एंड 60 मिनट्स का एडीएक्स पे एक ब्रेकआउट आया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी फॉल थोड़ा सा एग्रीवेटेड होगा। ऑन द लोअर साइड पहला टारगेट होगा अराउंड 1766 का। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 1740 का। फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाने की सलाह होगी अदानी पोर्ट्स के फ्यूचर्स में। एंड स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1808 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड हो गया अदानी पोर्ट सेल कॉल। तो आपने ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे एक सेल कॉल इस ग्रुप के एक स्टॉक में निकाली है। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? सौमिल जी माफ कीजिएगा, सौमिल जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या होगा? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड भी ऑन द सेल साइड होगा। चोला फाइनेंस में ऑलरेडी ये एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है कुछ समय से, लास्ट 3-4 हफ्तों से। ट्रेडिंग बिलो 220-40 डेली मूविंग एवरेज, लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस। लास्ट 1-2 दिन में थोड़ा सा वॉलेटाइल सेशंस हमने देखने मिला है, शार्प मूव्स देखने मिले, लेकिन अभी भी ये डाउन ट्रेंड में है। ऊपर में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 1495 का और नीचे मेरे टारगेट्स होंगे 1380। चोला इन्वेस्ट ये भी सेल, तो मात्र एक ट्रेड जो है वो बाई साइड की तरफ आई है, बाकी सब सेल साइड की तरफ। अब आशीष चतुर्मोहता जी से भी समझ लेते हैं कि टेक्नो फंडा पिक क्या है उनकी। मार्केट का मूड महल थोड़ा वॉलेटाइल। गुड आफ्टरनून आशीष जी, बताइए आपका टेक्नो फंडा आइडिया। गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए मार्केट में हमें लगता है फार्मा की जो थीम है वो काफी स्ट्रांग पिकअप होते हुए नजर आना शुरू हो चुकी है और काफी जो स्टॉक्स हैं फार्मा के उनमें एक अच्छी तेजी है। और उसी स्पेस में से हमें लगता है बायोकॉन एक काफी अच्छी कंपनी हमें लगती है। अगर से आप बायो सिमिलर स्पेस में देखें तो वर्ल्ड की टॉप 5 कंपनीज के अंदर में बायोकॉन आती है। और अगर से आप इंसुलिन सेगमेंट में देखेंगे तो टॉप 3 प्लेयर्स के अंदर में बायोकॉन का नाम शुमार होता है। हमें लगता है कंपनी काफी अच्छे, इनके जो बायोसिमिलर के प्रोडक्ट्स है वहां पर अभी 10 ऑलरेडी जो जहां पर काम हो रहा है और 10 अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो हमें लगता है कि ये स्पेस काफी ग्रो आगे जाके करता हुआ नजर आएगा। और बायोकॉन को अगर से आप परफॉर्मेंस वाइज देखें तो स्टॉक ने पिछले 4-5 सालों में कोई मीनिंगफुल रिटर्न इन्वेस्टर्स के लिए नहीं बनाया, पर अब जिस तरह से यहाँ पर पे एक चेंज बायोसिमिलर स्पेस में काफी केपेक्स भी ये करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका इंपैक्ट मुझे लगता है आने वाले समय में स्टॉक के परफॉर्मेंस में नजर आएगा। टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक 400 रुपए पे बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं मानता हूं 480 रुपए तक की अपसाइड बायोकॉन के स्टॉक में मीडियम टू लॉन्ग टर्म के पीरियड में देखने को नजर आ सकती है।
बायोकॉन फार्मा स्पेस से आशीष जी को पसंद आ रहा है। चार्ट्स पर भी काफी साउंड नजर आ रहा है और फंडामेंटली भी इसमें दमखम नजर आया है। डेज हाई पर 1% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ हमने फंडामेंटल आइडिया साथ ही कॉल्स भी ले लिए हैं, तो एक बार रिविजिट कर लेते हैं टारगेट और स्टॉप लॉस। गाबा सर कह रहे हैं कि पेटीएम में बिकवाली कीजिए, काफी टूट गया है आज ये स्टॉक। 1000 के नीचे के टारगेट देख रहे हैं, वो 1026 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। कविता जी भी सेल साइड ही हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज के साथ, काफी वीक हो गया है काउंटर लगातार, इस पर ही बिकवाली की राय हमारे पैनल की तरफ से आती है। 1580 के नीचे के टारगेट देख रही हैं वो, 1635 का स्टॉप लॉस लगाइए। फिर मानस जी एक लौते बाई साइड के तरफ उन्होंने ट्रेड दी है अपनी ल्यूपिन, जहां पर स्ट्रेंथ है आज। 2325 का टारगेट है, 2264 का स्टॉप लॉस लगाना है। सचिन जी अदानी ग्रुप के स्टॉक से अदानी पोर्ट्स चुना है, जहां पर बिकवाली की राय उनकी तरफ से, काफी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली देखी जा रही है। तो 1767 1740 का नीचे का टारगेट है, 1808 का स्टॉप लॉस लगाने की बात कही है उन्होंने। सोमिल जी कह रहे हैं कि चोला इन्वेस्ट यहाँ पर भी बिकवाली हावी होती हुई तो सेल कीजिएगा। 1380 का टारगेट है नीचे का और 1495 का स्टॉप लॉस उनकी तरफ से सुझाया गया है। आशीष जी टेक्नो फंडा में बायोकॉन चुन रहे हैं, जहां पर उनको स्ट्रेंथ नजर आ रही है लंबी अवधि के नजरिए से भी। 480 के इनिशियल टारगेट के साथ आप इसे चेज कीजिए, 400 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिए। तो ये तो टॉप कॉल्स हो गई अभी इस वक्त की। निफ्टी इन रेड आया, लेकर आइए स्क्रीन पर। अब 10 अंक नीचे, निफ्टी 23,206 के लेवल पर, लेकिन बैंक निफ्टी हालांकि अभी भी 150 अंक ऊपर कामकाज कर रहा है, ऊपरी स्रोत से बढ़त गवाई है। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स रखेंगे एक बार स्क्रीन पर। शानदार तेजी, एक तरफा तेजी देखी थी हमने, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी काफी बुलिश थे, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस देख लीजिए, अदानी पोर्ट्स देख लीजिए, अदानी एनर्जी सोल्यूशंस देख लीजिए, भारी बिकवाली अदानी एनर्जी सोल्यूशन 4% नीचे। सचिन जी और अदानी एनर्जी सोल्यूशन शायद आपने कल मॉर्निंग में सुझाया था ये, और कल का आई थिंक टारगेट अचीव हो गया है जैसे कि आपने मेंशन किया, लेकिन क्या इन लेवल्स पर भी अब शॉर्ट की सलाह होगी या फिर काफी टूट गया है ये कि अब थोड़ा वेट करेंगे? म्यूट पर है सचिन जी, अनम्यूट करें। यहाँ पर जिस तरीके से एक डाइवर्जेंस था, वो डाइवर्जेंस काफी कन्विंसिंग था कि कहीं जाकर एग्जॉशन के साइंस आए काफी शानदार तेजी के बाद। एंड अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे की क्लोजिंग भी इसने कल के सेशन में एस्टैब्लिश की थी। तो आई थिंक आज तो इसने अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को हिट किया है, जो टारगेट था 1480 का वो अचीव हो चुका है। बट जिस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस है, मुझे लग रहा है काफी बड़ी डाउनसाइड यहाँ पर ओपन हो सकती है। तो यहाँ पर अगर किसी की एग्जिस्टिंग शॉर्ट पोजीशन है, मुझे लग रहा है वो रिटेन करने में कोई हर्ज नहीं है। स्टॉप लॉस मुझे लग रहा है यहाँ से 1510 के आसपास आप ट्रेल करें। एंड हो सकता है कि जिस तरीके से ये पूरे ग्रुप में थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग के संकेत है, उसके वजह से इस स्टॉक में भी और थोड़ा सा प्रेशर एग्रीगेट होगा एंड 1410 तक का एक ड्रॉप भी नजर आ सकता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है इन सारे स्टॉक्स को अपने नेगेटिव बायस में रखना है एंड अपॉर्चुनिटी मिले तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस भी ऐड किए जा सकते हैं 1410 के लक्ष्य के लिए। ओके, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस। तो श्रेया ने एक बार फिर से उस स्पेस पे प्रश्न पूछा सचिन जी से, जिस स्पेस पे काफ़ी अगर आप देखिए नेगेटिव प्लेस हैं, वो इस वक्त 2 दिन 3 दिन से सेल कॉल ले भी रहे हैं। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स इस वक्त बैकफुट पे हैं डिसाइसिवली। और बैकफुट पे क्या है, कल का एक स्मार्ट मूवर एसआरएफ आज बैकफुट पे आके ट्रेड करता हुआ। आईटी बैकफुट पे, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स बैकफुट पे हैं। केमिकल पूरा बैकफुट पे आके ट्रेड कर रहा है 597 पे। यूपीएल में एक बड़ा क्रैक है, और ये मैं एसआरएफ का जिक्र तो कर रहा हूँ स्टिल, क्योंकि इसने क्रिटिकल मार्क्स नहीं तोड़े हैं अभी, तो मैं उसको नहीं छूँगा, लेकिन 597 में यूपीएल में बड़ा क्रैक है। आप क्या कह रहे हैं इस पर मानस? 595 न स्ट्रेंथ थी यहाँ पर, बट वीकनेस सबसे पहले ग्रिप कर रही है इस स्टॉक को। देखिए, वीकनेस तो लास्ट सेशन में कल ही देखने को मिली थी, जब स्टॉक ने एक बहुत ही अहम सपोर्ट जो कि 625 के आसपास था उसको ब्रेक कर दिया था। उससे पहले हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। तो कल का जो फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है, उसके टारगेट करीब 550 के आसपास के आते हैं। तो शायद यहाँ से भी 50 रुपए का डाउन साइड स्टॉक दिखा सकता है। कभी भी कोई बाउंस बैक मिले तो लॉन्ग पोजीशन से निकलना है और फ्रेश खरीदारी 640 के ऊपर ही करनी है। ओके, यूपीएल ये कोलैप्स होता हुआ डे लो की तरफ ट्रेड करता हुआ। इस बीच एक दो स्टॉक्स लेके आइए आप ऑटो सेगमेंट से। देखिए, हम सिर्फ बहुत इंट्राडे और शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से कुछ मैं एक दो चार्ट्स दे रहा हूँ यहाँ पे। टाटा मोटर्स पीवी लेके आइएगा आपकी स्क्रीन पे। 377
और मेरे स्क्रीन पे कुछ देर से यहाँ पे बाइंग आ रही है 370, लेकिन क्या ये कंसिडर करने लायक है? नो, नॉट एग्जैक्टली। से स्किप करता हूँ। फिर लेके आइए आप ज़ायरस लाइफ, ये एक स्टॉक, और मैं जो अपनी अभी तक की जो OI की स्कैनिंग कर रहा था, ज़ायरस लाइफ लेके आइएगा। ये देखिए, ये एक इंट्राडे ब्रेकआउट की तरफ बढ़ता हुआ। कविता जी, ज़ायरस पे आपका टेक? तो Zydus थ्रूआउट आप देखें हम वीकली चार्ट या डेली चार्ट अपनी स्ट्रेंथ को बनाए हुए हैं। अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो मुझे लगता है ऊपर की तरफ 1120 1140 के प्राइस मूव बनते हुए देखना चाहिए अंटिल काउंटर 1090 के लेवल के ऊपर मेंटेन है, अपनी पोजीशन में बने रहना सकता है। ओके, ज़ायडस लाइफ पर ये व्यू हो गया। लगभग काफ़ी उतार चढ़ाव वाला चार्ट नज़र आ रहा है इसका, लेकिन अभी भी देखें तो डे साइड पर कर रहा है कामकाज 1% की तेज़ी के साथ। इस पूरे स्पेस में स्ट्रेंथ तो है, होल्ड करने की सलाह है। लेकिन जो बड़ी खबर, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है पश्चिम एशिया में और तनाव बढ़ता हुआ जा रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान की कई ठिकानों पर हमले कर दिए हैं और जवाब में ईरान ने भी 2 अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया है। इसका दावा भी कर रहे हैं वो इनफैक्ट। लेकिन इसके बावजूद अगर आप देखिए, ब्रेंट देखिए 92 के नीचे ही कामकाज कर रहे हैं। इनफैक्ट गिरावट है 1.5% के करीब। तो कच्चा तेल यहाँ से क्यों नहीं उछल रहा, या फिर अब ये वॉर रेजिस्टेंट हो गया है? बड़ा सवाल सभी के मन में है, जहन में है। तो समझ लेते हैं आखिर क्या कारण है इसके पीछे आशीष जी के साथ। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। 1 साल की क्रूड की चाल तो आप समझाएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल कि क्या अब ये वॉर रेजिस्टेंट हो गया है क्रूड? वॉर रेजिस्टेंट नहीं, वॉर रेजिस्टेंट तो नहीं हुआ है। मैं बताता हूँ। 1 साल की चार्ट असल में श्रेया पहले से कह रही है, इसलिए क्योंकि आज सुबह ये मेंशन करा था। ये वॉर से पहले आप लोग को याद होगा कच्चा तेल थोड़ा सा सप्लाई ओवरहैंग था इस मार्केट में, इंडस्ट्रियल डिमांड स्लो डाउन हो रही थी, तो काफी लंबे पीरियड से $60 to $70 के इर्द गिर्द क्रूड कामकाज कर रहा था। वो तो जब ये वॉर की शुरुआत हुई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्लोजर हुआ, तो अप्रैल में एक समय आया था जब कच्चा तेल इंचअप होकर $120 प्रति बैरल के आसपास पहुंचता हुआ नजर आया था, पर टिका नहीं, वापस ठंडा पड़ा और लार्जली $95 के इर्द गिर्द गिव और टेक $5 कंसोलिडेट कर रहा है काफी लंबे समय से। आज भी आपने जैसे मेंशन करा सुबह 95-96 पे था। वॉर रिलेटेड ऐसा कोई अपडेट नहीं है और क्रूड फिर कूल ऑफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्यों कूल ऑफ हो रहा है, जब मेरे ख्याल से रीसेंट हिस्ट्री में इससे बड़ा सप्लाई शॉक इस मार्केट को नहीं मिला है। और US ईरान वॉर, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर 100 दिन से ऊपर हो गया, ये सब चला ही चले जा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये रोज सुबह जो अपडेट्स आते हैं, ये सारे जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आते हैं, हेडलाइन ग्रैब करने लायक ठीक होते हैं और एक कच्चे तेल में नी जर्क रिएक्शन आता है। पर असल में कच्चे तेल का मार्केट स्ट्रक्चरल डायनामिक्स को फॉलो करता है, सप्लाई और डिमांड को, तो इवेंचुअली उसी के पे ज्यादा रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। हेडलाइंस और नी जर्क अपनी जगह। क्यों नहीं चल रहा कच्चा तेल, अब वो समझाता हूं। इस वॉर छिड़ने से पहले मैंने दिखाया था आपको $60-70 पे क्रूड कामकाज करता था। वही समय पे इंडस्ट्रियल स्लोडाउन की शुरुआत हो चुकी थी। इस वॉर के बाद तो इंडस्ट्रियल स्लोडाउन ग्लोबली और बढ़ता हुआ आपको नजर आया है। इस वॉर के पीरियड में एक और इंटरेस्टिंग सरप्राइज स्प्रिंग अप हुआ था। नॉन ओपेक के सप्लाई बफर्स, अमेरिकास, उसमें खासतौर पे US, गुआना वगैरह से खूब सारी सप्लाई मार्केट्स में आती हुई नजर आई, तो उन्होंने काफी हद तक कंपनसेट करना शुरू करा। अच्छा, इन हाई प्राइसेस कच्चे तेल के एनर्जी कॉस्ट जो बढ़ रही थी, वो बड़ा मैक्रो हेडविंड था ग्लोबली, खास तौर पे एशिया के लिए। तो सारी कंट्रीज कोशिश कर रही थी अपनी फ्यूल सेविंग्स बढ़ाने की, है ना, सबके सब कोशिश कर रहे थे फ्यूल को रैशनलाइज करने की, तो और डिमांड कूल ऑफ होती चली गई। इवन EIA, एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की जो बहुत लेटेस्ट ग्लोबल डिमांड फोरकास्ट आई थी, उसमें उन्होंने अपने ग्लोबल डिमांड फोरकास्ट को रिड्यूस कर दिया था, यही सब देखते हुए। अच्छा, इसमें एक और चीज है, लॉजिस्टिकल बाईपासेस। मेरा मतलब है सऊदी अरेबिया कच्चा तेल भेजता था आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो बंद हो गया तो उन्होंने वाया रूट ढूंढा। 7 मिलियन बैरल्स पर डे रेड सी के थ्रू आता है, उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इंटायरली बाईपास करके। ऐसे ही UAE सिग्निफिकेंटली अपने वॉल्यूम्स डायरेक्ट कर रहा है गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू, वो भी बाईपास करने की कोशिश कर रहा है, तो यहां से सप्लाई आ रही है। और इंटरनेशनल वाटर्स में कहा जाता है फ्लोटिंग बफर्स हैं। फ्लोटिंग बफर्स मतलब जहाज ऑलरेडी, टैंकर्स ऑलरेडी आइडल खड़े हुए कच्चे तेल के साथ, प्राइमरीली रशिया का ऑयल है, ये सबको पता है बाजार में। और ऊपर से जैसे हम लोग
एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं, वैसे ये क्रूड के मार्केट भी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं कि एक नियर टर्म डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन आता हुआ नजर आएगा। ये सब रीजंस हैं। तमाम ऐसे अपडेट्स के बावजूद, वो ब्रोकरेज अपडेट्स बड़े बड़े आए थे, कितने मैसिव अपसाइड, $150 $200, कुछ नहीं हुआ। क्रूड कूल ऑफ होके, अभी भी कूल ऑफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन लार्जली एक दायरे में, कोई बहुत सडन और बहुत तगड़े स्पाइक से वंचित, बिल्कुल कंसोलिडेट करता हुआ क्रूड आपको नजर आएगा। क्योंकि जब वॉर होता है तो ऐसा लगता है अमूमन की क्रूड में उछाल आएगा, वो फिलहाल अभी नजर नहीं आ रहा। लेकिन अब यहाँ से क्या चाल नजर आ रही है क्रूड की? यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप क्रूड को? मुझे पता है ऐसा सवाल आता, ये आप नहीं पूछती तो वो भाई साहब नोएडा वाले पूछ डालते हैं। मैं तो नहीं बता सकता, मैं क्रूड मार्केट का एक्सपर्ट नहीं हूँ, चाल का नजर आती है। लेकिन यही सवाल मेरे डायरेक्टर साहब, मैंने ना प्रोड्यूसर साहब को बोल रखा था वो हमारे पोल के जवाब लेकर आइएगा, पहले 2 जवाब। यही सवाल हमने कुछ दिन पहले पोल करा था, 2 दिन पहले की बात है। तब पहला सवाल क्या था कि आप कहां जाता हुआ देख रहे हैं कच्चा तेल को, 110 या 85 की तरफ? मेजॉरिटी कह रही थी 85 की तरफ। यही सब रीजन साइड करते हुए उनका मानना था क्रूड कूल ऑफ होगा। इसी का दूसरा सवाल हमने क्या लिया था कि $150 की कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है, जो रह रहे के रिपोर्ट्स आ जाती है, खूब तेजी देखने को मिलेगी। ओवरवेलमिंग 2/3 पार्टिसिपेंट्स ने कहा था इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि $150 जाता हुआ नजर आएगा। तो ये इसीलिए ये सवाल उठाए गए थे उस दिन। मुझे आइडिया नहीं है अब, और किसी को आइडिया नहीं है खैर, क्योंकि आपने देखा था इससे पहले जवाब में बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग आंसर था, ऑलमोस्ट 50-50, क्योंकि सबको पता है कि सिचुएशन बड़ी फ्लूइड है। पर एज ऑन डेट ये कहानी है। आशीष, कुछ दिन याद है जब क्रूड माइनस में चला गया था? क्या अप्रैल की बात है ना, 20? वो फ्यूचर्स में, हाँ हाँ। और आज कहाँ खड़ा है? श्रेया को शायद वो याद ना हो, लेकिन श्रेया एक दिन माइनस में चला गया था क्रूड। यानी अगर आपको लेना है तो आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी, है ना? बेचना है मेरे को तो। हाँ। क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट होती है ना। हाँ, गजब दिन था वो। वो एक एवरेशन था, गजब दिन था, गजब अनप्रेसिडेंटेड जिसे कहते हैं ना, वो था वो 20 अप्रैल 2020 का दिन था। इंटरेस्टिंग दिन था वो। खैर आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये क्रूड के सारे डायनेमिक्स समझाने के लिए। और देखिए, ये विषय बहुत ज़रूरी था अंडरस्टैंड करना आपको, क्यों ना पिछले 2 दिन से ये क्रॉस कॉम्बिनेशन काम कर रहा है। मीन सुबह खबरें आती हैं क्रूड ड्राइव होता है 98, लेकिन उस दिन कोलैप्स हुआ 95। सुबह था 95, अब कोलैप्स होकर 92। तो ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए अगर आप देखें बाजार इंडियन मार्केट्स इसका बार बार एडवांटेज उठा रहे हैं। खैर निफ्टी करीब 23,240 पे इस पर ट्रेड करता हुआ, स्टिल साइडवेज। अब एक काम मतलब है ना, एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये अब एक रेंज में सिमट रहा है। बट हम लौटेंगे उसी बात पे। आज प्राइवेट बैंक्स चल गए, बट धीरे धीरे क्या वो कैचअप पीएसयू बैंक्स फिर करेंगे अगर क्रूड ठंडा हुआ तो? एक बार निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखे आइएगा। सोमिल, आपकी राय क्या कह रही है? देखिए, 2-3 दिन बाद हर चीज़ कैचअप करती है। एक दिन पीएसयू चला, 2 दिन चला, 3 दिन चला, उसके बाद कोलैप्स हुआ। आज प्राइवेट बैंक्स, कल प्राइवेट बैंक्स थे। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स एट 8312। मैं आज इसको बहुत टाइम स्पेंड किया, मतलब जब मैं न्यूज़ रूम में था, जब कार्यक्रम नहीं था मेरा। इसमें भी अब रिवर्सल आ रहा है 10 से, 20 से, और मोस्ट स्पेशली 200 से। अगर आपको इस रिवर्सल को खेला तो आप क्या कैप्चर करेंगे, किसी मिड कैप बैंक को या फिर स्पेशली एसबीआई को? अगर पीएसयू बैंक्स की हम बात करें तो एसबीआई इज ट्रेडिंग अबाउट 200 डेली मूविंग एवरेज, लेकिन बहुत सारे जो छोटे स्टॉक्स हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, दे नॉट मूविंग मच। इंडियन बैंक मुझे बहुत ही पसंद है, और मुझे लगता है कि इंडियन बैंक का अभी भी मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी रैलीज आनी बाकी है। लेकिन वो भी 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। ब्रेकआउट देने के बाद फिर से नीचे फिसला है। द ओनली स्टॉक विच आई रियली लाइक एट द मोमेंट वो है एसबीआई, जो 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर है, अच्छा मोमेंटम है, हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है, 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो आई विल गो विद द हेवी वेट एसबीआई। नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखूंगा अराउंड 968 के आसपास, और ऊपर में अगर मीडियम टर्म के टारगेट्स देखें तो 1100 तक के आते हैं, लेकिन इन द वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है ऊपर में 1050 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, एसबीआई पर ये राय व्यू और अच्छे रिकवरी निचले स्तरों से एसबीआई इन लेवल्स पर आप खरीदारी करने का सोच सकते हैं। वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल्स का। गाबा सर, कविता जी और आशीष शत्रुमोता जी से हम लेंगे कैश कॉल्स। तो गाबा सर, कैश में फिर क्या ढूंढा आपने? अजंता फार्मा अच्छा लगता है मुझे। अजंता फार्मा अपनू ठीक है, 3156 से आसपास ट्रेड करता है अजंता फार्मा। स्टॉप होगा 3130, 26 रुपीज का टारगेट 3200।
अजंता फार्मा 3157 पे आपका बाय कॉल है। अब चलते हैं आशीष जी के पास। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? जी, तो देखिए थोड़ा सा मार्केट वोलेटाइल है, तो मैं फार्मा स्पेस में ही बना रहूंगा और मेरा ये मानना है कि सीडीएमओ अपॉर्चुनिटी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो साई लाइफ साइंसेज जो स्टॉक है वो मुझे काफी अच्छा लगता है। इनके कॉन कॉल्स पे जब हम इनको सुन रहे हैं तो काफी हमें लगता है कि ट्रेजेक्ट्री, लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री काफी स्ट्रांग है कंपनी की। और यहाँ पे मेरा ये मानना है कि स्टॉक कंसिस्टेंटली अपने हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर को मेंटेन भी रख रहा है। तो ऑल इन ऑल मैं समझता हूँ 1150 पे बेस है और ये बेस स्टॉक होल्ड करता है, तो 1350 तक के लक्ष्य साई लाइफ साइंसेस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। साई लाइफ साइंसेस तो जो पूरा पैनल का झुकाव है वो फार्मा स्पेस की तरफ आता हुआ। कविता जी, आप क्या ढूंढ रही हैं कैश में? फार्मा से ही है कॉल और ये लिटिल प्रियम्प्ट कर रही हूँ मैं। पोजिशनल सेटअप काफी अच्छा लगता है ग्लैंड फार्मा का। और मंथली चार्ट अगर आप देखें तो पिछले 2 साल का के रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आते हुए दिखता है काउंटर पर। कंफर्म होगा वंस ये 2400 के ऊपर सक्सेसफुली ट्रेड करने लगे। वॉल्यूम एक्टिविटी को देखते हुए लगता है सरपास होते हुए दिखना चाहिए। तो पोजिशनल सेटअप इज लुकिंग गुड। 2600 2700 तक के लेवल बनते हुए दिखने चाहिए। 2200 तक जब तक ये संभाले हुए हैं टिप्स पर इस काउंटर में बाय किया जा सकता है। ओके, ग्लैंड फार्मा पसंद आ रहा है कविता जी को, इन स्तरों पर काफ़ी पसंद आ रहा है। और फार्मा स्पेस के अलावा आज जिन स्टॉक्स में तेज़ी है वो है शुगर स्टॉक्स। एक बार रखेंगे स्टैक स्क्रीन पर, सभी में अच्छी खासी तेज़ी। और एथेनॉल सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम और उसका एक असर देखने को मिल रहा है। लेकिन कदम क्या है और उसका रिएक्शन शुगर स्टॉक्स पे कैसे पड़ता हुआ, ये डिटेल में समझ लेते हैं कंचन से। कंचन, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून। जो शुगर की मिठास है वो स्टॉक्स में भी जो है रिएक्शन अपना दिखाती हुई नजर आ रही है। इस टाइम पे सारे ही स्टॉक देखेंगे तो इस टाइम इन ग्रीन आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। ये भी इसमें यहाँ पे थोड़ी कमजोरी है, लेकिन पहले हमने देखा था कि यहाँ पे भी मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव साइड में बना हुआ था, लेकिन रेस्ट ऑफ द स्टॉक में अच्छा खासा जो कामकाज है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल इसके पीछे की अगर वजह समझी जाए तो देखिए, जो E22 से लेके E30 के पेट्रोल ब्लेंड्स है वहां पे सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है उसको स्क्रैप कर दिया है, यानी कि ड्यूटी को हटा दिया गया है। अब यानी कि हम ये समझ सकते हैं फ्यूल में इथेनॉल का जो इस्तेमाल है हमें हायर साइड में होता हुआ दिखाई देगा। अब अगर इथेनॉल का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है तो वो बट ऑब्वियस सी बात है कि शुगर केन की जो मांग है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी और वहां से जो शुगर कंपनीज है उनको सीधा सीधा एक फायदा जो है हम आता हुआ देख सकते हैं। इंडिया ने हमने देखा था कि साल 2025 दिसंबर में जो अपना E20 का टारगेट है उसको ऑलरेडी हिट कर दिया है। अब सरकार इसकी तरफ एक नेक्स्ट पुश देती हुई नजर आ रही है। अब देखिए, जो इथेनॉल ब्लेंड है अगर वो हमें हायर साइड में जाता हुआ दिखाई देगा तो जो पेट्रोल डीजल के दाम है ये भी हमें स्टेबल होते हुए दिखाई देंगे। इस टाइम पे हम देख रहे हैं काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी इनके दामों में देखने को मिल रही है, लेकिन इथेनॉल ब्लेंड बढ़ेगा तो यहाँ पे भी जो हमें एक स्थिरता है वो आती हुई दिखाई देगी। इसके साथ ही साथ हमने देखा है कि जो टेंशन पूरे ग्लोब में इस टाइम पे चल रही है उससे स्टेट ऑफ हॉर्मोज ने काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा कर रखी है। इंडिया अपना 85% जो क्रूड है वो बाहर से इंपोर्ट करता है, जिससे डिसबैलेंस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इस कदम से जो बैलेंस है वो सरकार कहीं ना कहीं बनाने की कोशिश कर रही है। इससे जो फॉरेक्स है वो हमें सेव होता हुआ दिखाई देगा। इंपोर्ट बिल में हमें कटौती सीधी सीधी आती हुई दिखाई देगी, जिसके चलते E85 E100 जो फ्लेक्स फ्यूल स्टैंडर्ड है वो भी इस टाइम सरकार अपनी पाइपलाइन में लगा के बैठी है। तो एक सरकार की तरफ से काफी बड़ा पुश है, जिसके चलते आज शुगर स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिल रही है। शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। तो इथेनॉल की मांग बढ़ेगी और ऐसे में शुगर स्टॉक्स फोकस में आते हुए बलरामपुर चीनी 1.5% और त्रिवेणी इंजीनियरिंग देखिए 2.5-3%। धामपुर शुगर भी अच्छी खासी तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। आशीष जी, शुगर स्टॉक्स पर क्या व्यू बन रहा है इन खबर के बाद? बिल्कुल, तो देखिए श्रेया, हम बलरामपुर चीनी पे काफी पॉजिटिव है। जिस तरह से कंपनी एक बहुत ही बढ़िया केपेक्स मोड पे है, P&A में भी इन्होंने अभी एक बड़ा केपेक्स किया है, तो हमें लगता है कि जो कंपनी का एबिटा है वहां पर बहुत सिग्निफिकेंट एक अपसाइड आने वाले समय में देखने को नजर आएगी। तो हमारा एक प्रेफर्ड बेट रहा है बलरामपुर चीनी, और इस समय पे जो टेलविंड है सेक्टर की वो भी बहुत इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एथेनॉल की जो डिमांड है वो काफी स्पीड से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो डेफिनेटली बलरामपुर चीनी इस पूरे स्पेस में सबसे अट्रैक्टिव नजर आता है। और टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक 520 पे बहुत बढ़िया बेस बना चुका है, और हमारा मानना है कि 620 तक के स्तर मीडियम टर्म में बलरामपुर चीनी के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं।
चलिए, बलरामपुर चीनी आपकी कॉल है और बहुत हो गया मीठा, अब मीठे से बाहर निकलते हैं। एक बार लेके आइए निफ्टी फार्मा। अभी कविता जी ने और इंस्पेक्ट पैनल ने काफ़ी ट्रेड्स का झुकाव था फार्मा पे भी। एक ऐसे एनवायरनमेंट में फार्मा हमेशा आपको एक पुश देता भी है। फार्मा इंडेक्स जो है, आज की जो कैंडल क्रिएट हुई है निफ्टी फार्मा की, वो पिछले 7-8 सेशन की सबसे वाइल्ड कैंडल है, यानी प्राइस इस रेंज से इजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सचिन जी, अब मैं एक थॉट आपसे चाहूँगा बायोकॉन पे। मैं इसका इस रेंज में मेंटेन्ड होने का जो प्राइस परफॉर्मेंस है, इसको मैं नोटिस कर रहा हूँ लगभग इस पूरी सीरीज से 2 जून से। बहुत टाइम स्पेंड किया है इसने और टेक्निकली बिल्कुल एक चैनल में हायर साइड पे 10 डे में अलाइंड है, लोअर साइड पे 20 डे में अलाइंड है। ये पिछली 4-5 कैंडल्स में आज उस हाई ट्रेजेक्टरी को टेस्ट कर रहा है। अगले 1-2 दिन में किसी पुश का आप वेट कर रहे हैं क्या? ये इस जोन से बाहर निकलेगा क्या? वीरू जी, इनफैक्ट निफ्टी फार्मा ही मुझे लग रहा है थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूड दिखाएगा। एंड उसी पर्टिकुलर स्पेस में मुझे लग रहा है काफी सारे स्टॉक्स है जो एक अच्छी तेजी के लिए वेल पोजीशन हो चुके हैं। जहां तक बायोकॉन का सवाल है, मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी रेंज डिफाइन हो चुकी है। 400 के आसपास एक काफी फर्म सपोर्ट है, बिल्टअप है, एंड ऊपर अराउंड 440 के आसपास के स्विंग होने की एक्सपेक्टेशन भी है। तो आई थिंक जिस तरीके से डेटा यहाँ पर है, मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग बायस रखने में कोई हर्ज नहीं है। मोमेंटम के लिहाज से एक इमीडिएट ट्रिगर होगा लगभग अराउंड 422 के लेवल का। अगर ये लेवल निकल जाता है इवन ऑन इंट्राडे बेसिस, तो मुझे लग रहा है उसके बाद एक काफी अच्छी कवरिंग होगी स्टॉक में, जिसके वजह से लगभग अराउंड 435 से लेके 440 तक की एक चाल बन सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस ही रखना है। एंड ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 412 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं। बायोकॉन आशीष जी ने टेक्नो फंडा में भी चुना, टेक्निकली चार्ट्स पर भी काफ़ी अच्छा नजर आ रहा है सचिन जी को, और लगभग 1% की तेज़ी के साथ ऊपर बढ़ता हुआ 418 के लेवल पर। तो इन लेवल्स पर भी आप खरीदारी करने का सोच सकते हैं। व्यू हो गया बायोकॉन। अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के 12 साल होने पर एनडीए नेताओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि भारत रुकने वाला नहीं है और रिफॉर्म की एक्सप्रेस और तेजी से आगे बढ़ने वाली है। एनर्जी सिक्योरिटी में भारत जल्द आत्मनिर्भर बनेगा। साथ ही उन्होंने कई ऐसे सेक्टर का जिक्र किया जिसमें भारत दुनिया से एक कदम आगे रहने की तैयारी कर रहा है। क्या कहा, सुनते हैं। हमें 2047 के लक्ष्य को देखते हुए उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपनी स्पीड को और बढ़ानी होगी। हमारा बेंचमार्क अब यह होना चाहिए कि बीते 12 वर्षों में जो स्पीड और स्केल हमारी रही है, उसको हम और अधिक बड़ा और व्यापक कैसे बना सके। अब हमें 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के टारगेट को जल्द से जल्द पूरा करना है। सोलर एनर्जी को लेकर तो काम तेजी से चल रहा है, लेकिन अब हमें न्यूक्लियर एनर्जी के लक्ष्यों को भी तेजी से हासिल करना है। इसी तरह ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के मामले में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी भारत को ग्लोबल ग्रीन एनर्जी मैप में सबसे प्रमुख बना पाएगी। एनर्जी, मिनरल्स, चीप, बैटरी स्टोरेज, स्पेस, ड्रोन, डेटा सेंटर्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसे हर सेक्टर, हर टेक्नोलॉजी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये एक दूसरे की पूरक है। भारत इनके लिए विदेशों पर निर्भर नहीं रह सकता। शिपिंग सेक्टर में भारत आत्मनिर्भरता के नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हम मेड इन इंडिया शिप पर ट्रेड करेंगे। आज हम मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत
मेड इन इंडिया सिविल एयरक्राफ्ट भी बनाएगा। चलिए, तो आपने ये स्पीच सुनी है ना। अब एक काम करते हैं, जिन जिन सेक्टर्स का नाम लिया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में, जहाज का बात हुई, यहाँ पे एयरक्राफ्ट्स की बात हुई, पानी के जहाज की बात हुई, एआई की बात हुई, डेटा सेंटर की बात हुई, सबकी बात हुई। लेकिन सरकार और पीएम मोदी पिछले, अगर आप चुनाव भी थे जब 2024 में, वो हमेशा हर मंच पे 2047 को टारगेट कर रहे हैं। ये हमने हर उनकी स्पीच में सुना भी है। कैसे सरकार इसको अमली जामा पहनाएगी, असीम से बात करते हैं। असीम, बहुत सारे सेक्टर्स का नाम हमने सुना प्रधानमंत्री के मुख से, लेकिन अब क्या क्या तैयारी है, किस तरीके से प्रोसीड करेगी सरकार इसी रिमेनिंग कार्यकाल में और आगे चल के भी? वीरेंद्र, कल प्रधानमंत्री मोदी एनडीए नेताओं को संबोधित कर रहे थे। वहां पर उन्होंने जो भी रिफॉर्म्स पिछले 12 साल में सरकार ने किए उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि बहुत तेजी से यहाँ उनके ऊपर काम हो रहा है, खासतौर पे कि अब भारत में 10 से ज़्यादा सेमीकंडक्टर प्लांट को मंजूरी मिल चुकी है। प्लांट लगाने का काम ऑलरेडी शुरू हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में काफ़ी तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ यूपीआई में हम नंबर 1 है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने पिछले 12 सालों के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स देखने को मिले हैं, लेकिन अगले जो हमने जो 2047 का विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उसके लिए हमें अब रिफॉर्म्स की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ानी होगी। तो कौन कौन से सेक्टर के अंदर ये रिफॉर्म्स हो सकते हैं, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर के काम कर रहा है। न्यूक्लियर बिल ऑलरेडी पास हो चुका है, तो न्यूक्लियर सेक्टर है उसके ऊपर भी आपको एक बड़ा फोकस रखना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर भी एक बड़ा फोकस रहेगा, खासतौर पर कि हमको आगे आने वाले दिनों में उसको आपने जो एनर्जी है उसको पूरी तरह से डाइवर्सिफाई करना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा में एक बड़ा सा काम आपको देखने को मिलेगा। डीरेगुलेशन हम पिछले कई सालों से लगातार कर रहे हैं, उसकी स्पीड आने वाले दिनों में बढ़ाई जा सकती है। निजी निवेश के ऊपर एक फोकस करना एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पर सरकार का है ऑलरेडी, कि जिस तरह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और कैपिटलिस्ट है वो आगे आए और निवेश की मात्रा को भारत के अंदर बढ़ाए, उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। एफडीआई नियमों में इसके लेकर के छूट दी जा सकती है, कई सेक्टर्स में उसकी प्रोविजंस उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर की सरकार आगे आने वाले दिनों के अंदर फोकस करेगी विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हुए। शुक्रिया असीम जी जानकारी के लिए। तो सरकार किन सारे कदम को उठा रही है और आगे इस दिशा में कैसे बढ़ रही है और ग्रोथ की रफ्तार कैसे बढ़ेगी 2047 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, तमाम चीज़ें हमने समझ ली हैं। अब हमारे साथ रुचित जी भी जुड़ रहे हैं शो में। रुचित जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। बदले तो बताइए कि इस वक्त की ट्रेड क्या होगी आपकी? जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ग्रासिम में खरीदारी की सलाह रहेगी इस वक्त। हम देख रहे हैं कि आज मोमेंटम ज्यादा लार्ज कैप्स में थोड़ा सा पॉजिटिव है रादर देन मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, जहाँ पे थोड़ी सी अनवाइंडिंग हो रही है। बट ग्रासिम का ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखे तो रिसेंटली जब इसके क्वार्टरली नंबर्स अनाउंस हुए थे तब ये स्टॉक ने एक मेजर जो इसका हडल था 3000 उसके ऊपर एक ब्रेकआउट दिया था, वो भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। 3200 से एक पुलबैक मूव आया है 3050 तक। स्टॉक अपने 20 दिन के ईएमए पे एक सपोर्ट बेस बना रहा है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए। तो 3040 के नीचे स्टॉप लॉस रखे करंट लेवल्स पे ग्रासिम में खरीदारी की सलाह है 3200 के टारगेट। ओके, ग्रासिम देख रही थी मैं, डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ एक काउंटर और अच्छा कर रहा है। रुचि जी की पिक भी हो गई ग्रासिम। अच्छा, वक्त हो रहा है धमाकेदार ऑप्शंस का भी, काफ़ी कुछ खबरें थी तो थोड़ी देरी हो गई धमाकेदार ऑप्शंस में, लेकिन अब दे देते हैं मानस जी से, सचिन जी से और सोमिल जी से। तो मानस जी बताइए फिर धमाकेदार में क्या चुन रहे हैं आप? देखिए, धमाकेदार ऑप्शन में हुंडई के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। लगातार लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और अब जिस तरह के पैटर्न बने हुए हैं उसको देख के लग रहा है कि 100 डे मूविंग एवरेज को भी स्टॉक जल्द रिगेन कर लेगा। तो 1940 का कॉल ऑप्शन जो 64 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करेंगे। 49 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लेंगे और 100 रुपीज के टारगेट सेट करेंगे। ओके, हुंडई मोटर्स पिछले थोड़ी देर से ना मैं देख रहा था स्टॉक को अच्छा रिवर्सल जनरेट करता है। 1946 पे 55 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1940 की कॉल 65-40 पर ट्रेड कर रही है कि जो बैकअप करनी है। सचिन, आपका ट्रेड करेगा? वीरू जी, सिंस यहाँ पर ध्यान थोड़ा सा फार्मा स्टॉक्स पे है, मुझे लग रहा है यहाँ पर लुपिन ने भी एक अच्छी रेंज डिफाइन की है एंड इस रेंज के लोअर एंड से एक अच्छा रिबाउंड नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 2260 का कॉल ऑप्शन
खरीदारी करने की सलाह होगी। लगभग अराउंड 51 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 41 पे लगाना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आए, जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर कॉल ऑप्शन की वैल्यू लगभग अराउंड 84-86 के आसपास ट्रेंड करे। सो खरीदारी करनी है लुपिन के 2260 के कॉल ऑप्शन में। स्टॉप लॉस आपको 41 पे लगाना है एंड 83 का लक्ष्य ध्यान में रखना है। ल्यूपिन का 2260 का कॉल ऑप्शन लेना है आपको। तो हमारे पैनल द्वारा ल्यूपिन दूसरी बार चुना गया, यानी कि स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर काउंटर में नजर आ रही है। सोमिल जी, आपका ऑप्शन? मैंने टीआई इंडिया, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया पे पुट ऑप्शन चूज किया है, और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन है नीचे की तरफ, एवरेजेस के नीचे चल रहा है। 30 जून का एक्सपायरी डेट, इसी मंथ का एक्सपायरी लिया है, और पुट ऑप्शन है 3000 का, 3000 स्ट्राइक प्राइस का। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 71 पे, और इस समय चल रहा है 89 पे, और मेरा टारगेट ऊपर में होगा 130-135। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, काफ़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो 3 स्टॉक्स हमने ऑप्शंस में डिस्कस किए, hyundai, ल्यूपिन और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। आपके स्क्रीन पर टारगेट और स्टॉप लॉस आ जाएंगे स्क्रीन पर। लेकिन निफ्टी लेकर आइए स्क्रीन पे, और बैंक निफ्टी भी रखिएगा। अब थोड़ी गिरावट बढ़ती हुई, और करीब 40 अंक नीचे हम निफ्टी में, और बैंक निफ्टी भी देखिए अब काफ़ी वॉलेटाइल, अब ऊपरी स्रोत से काफ़ी गिर गया है, मात्र 80 अंक ऊपर रह गया है। तो ये कल वाली तस्वीर फिर से सामने तो नहीं आ जाएगी वीरेंद्र जी? जाते जाते पूरा इन रेड ही क्लोज हुए थे, और उसी दिशा में बढ़ते हुए अब। हाँ, शायद 2 बजे हमारी बात हुई थी, उस वक्त निफ्टी का लेवल था 23,216, है ना? अभी है करीब 23,181, कोई मेजर डिफरेंशियल नहीं है। बात यह है कि यहाँ इस वक्त कोई लॉजिकल ट्रेड है नहीं। आपका सप्लाई जोन कहाँ पर है? 23,350 पे। आपका बेस जोन कहाँ है? 23,050 पे। तो हम इस मिडवे में नहीं छेड़े निफ्टी को तो अच्छा है। पर जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि आईटी में तो कमजोरी है ही, और बाकी शेयर आप यूएस फ्यूचर्स को देखिए एक बार। हमें फिर देखना है आज रात को क्या होगा, यूएस कैसे रिएक्ट करेगा। मेरे ख्याल से शेयर इस मिडवे में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अभी निफ्टी आप देख लीजिए, इंट्राडे में सिर्फ ट्रेड आपको दे रहा है हायर ट्रेजेक्टरीज पर और लोअर ट्रेजेक्टरीज में। और कल भी हमारी मिड सेशन में यही बात हुई थी कि इस जोन में कोई ट्रेड मत लीजिए। आइदर यू पुट मनी ऑन द डाउन साइड और अप साइड, ऊपर या फिर नीचे की तरफ। इस मिडवे में कोई ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा श्रेया कि फिर भी ये सेशन ठीक ठाक है। डाउ फ्यूचर्स करीब 300 अंक ऊपर है, S&P फ्यूचर्स करीब 50 अंक ऊपर है, नेस्डैक फ्यूचर्स करीब 360 अंक ऊपर है। तो मैं अभी किसी भी शॉर्ट ट्रेड में श्रेया ट्रैप नहीं होना चाहूँगा। ठीक है, आप हायर ट्रेजेक्टरीज में आप कोलैप्स हो रहे हैं, लेकिन लीव इट। वो कहते हैं ना बुला रहा है पर जाने का नहीं। मैं सही कह रहा हूँ आपको श्रेया, ये वकालत करूँगा मैं, इस वक्त ट्रैप नहीं होना। सुबह आएंगे, स्टैट्स को देखेंगे। बस एक चीज़ है मुझे कल जो अच्छी लगी थी कल के स्टैट्स में, FIs की सेलिंग थोड़ी थिन हुई थी। इंडेक्स में, निफ्टी बैंक में उनका बाय ट्रेड था, तो मैं उससे थोड़ा प्रभावित हूँ। और स्पेशली शेयर जब ICICI बैंक चल रहा हो ना, रिलायंस लोअर ट्रेजेक्टरी से कर्व ले रहा हो, भारती चल रहा हो, ऐसे में मैं शॉर्ट साइड पे बैठना नहीं चाहूँगा। सो मैं फिर कहूँगा कि ट्रेड कोई भी लेंगे एजेस के पास लेंगे, वेदर इट्स 23,050, 23,100 या फिर 23,350, 23,400। नो मिडवे राइट शेयर, मेरा मानना यही है इस वक्त। ठीक है, अभी फिलहाल तो शॉर्ट नहीं करना है, और फ्रेश व्यू कल ही लिया जाएगा जब तक मार्केट उस, इनफैक्ट निफ्टी उस रेंज में है जिस लेवल्स की हमने बात की। कुछ चुनिंदा ऑटो स्पेस से काउंटर्स ठीक ठाक कर रहे हैं। मारुति सुजुकी और आयशर मोटर्स भी निचले स्रोत से रिकवर हो रहा था। मारुति सुजुकी, एक बार आयशर मोटर्स भी रख दीजिए, फिर लेकिन टिका नहीं। तो ये कुछ काउंटर्स, क्योंकि मार्केट में भी ऊपरी स्रोत से फिर गिरावट आई, तो इसके कारण ऑटो स्पेस में भी जो रिकवरी आई थी वो टिकती हुई नजर नहीं आ रही। लेकिन आपको बताते हैं कि बाजार में लगातार गिरावट से नए निवेशकों की मार्केट से बेरुखी तो हो ही रही है। ऐसे में ज़ीरोधा नई क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए फिर से पुराना फॉर्मूला अपना रही है। लेकिन ये फॉर्मूला क्या है और इससे नए क्लाइंट्स कैसे आएंगे और उनको कैसा फ़ायदा होगा, वो समझ लेते हैं एक बार आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून, क्या है ये खबर? श्रेया, देखिए मार्केट हम डिस्कस भी अभी कर रहे थे कि थोड़ा सा बोरिंग सा हो गया है, कैटलिस्ट की कमी है, कहीं जा नहीं रहा है। और ऐसे में स्वाभाविक है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं इनका इन्वेस्टमेंट पर फोकस, ट्रेडिंग पर फोकस थोड़ा कम हो जाता है। अब ब्रोकरेजेस को तो ग्रो करना ही है, और इसी के साथ आप देखें तो चुनौती ये हो जाती है कि नए क्लाइंट्स को कैसे जोड़ें, कैसे अट्रैक्टिव बनाएं।
तो इसी को ध्यान में रखते हुए ज़ीरोधा ने अपना पुराना फॉर्मूला फिर से अपनाया है। दरअसल आपको याद होगा कि 2018 से पहले ज़ीरोधा बहुत एक्टिवली ब्रोकरेज रेफरल प्रोग्राम करता था, यानी अगर आप ज़ीरोधा के ग्राहक हैं और आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट है और आप किसी और को रेफ़र करते हैं तो उसकी जितनी भी ब्रोकरेज जनरेट होगी उसका 10% आपको मिल जाएगा बतौर कमीशन के, और साथ में 300 रिवॉर्ड पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे जिसका इस्तेमाल आप एएमसी भुगतान या फिर जो एडिशनल सर्विसेज हैं उसे अवेल करने के लिए कर सकते हैं। और 2018 से पहले आप देखें तो ज़ीरोधा बहुत एक्टिवली इस चीज़ को प्रमोट करता था। मुझे याद है अपनी वेबसाइट पर वो बताते भी थे कि अगर आपने 25 अकाउंट रेफ़र कर दिए और वो दिन में 2 ट्रेड कर रहे हैं, 2 रुपये प्रति 20 रुपये की ब्रोकरेज होती है तो 2 रुपये आपको पर ट्रेड यहाँ पर मिल गए, तो उसके हिसाब से दिन के 500, महीने के 11,000 और साल के 1,32,000 रुपये तक आप 25 अकाउंट्स के रेफरल पर कमा सकते हैं। इसको बहुत प्रमोट करते थे और आपको सुनने में लग रहा होगा कि शायद इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ज़ीरोधा बहुत लंबे समय तक, सालों तक देश का नंबर 1 ब्रोकर बना रहा है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो क्लाइंट बेस ज़ीरोधा का है इसमें 50% का जो हिस्सा है ये रेफरल प्रोग्राम से आते थे, यानी लोग खुद रेफर करते थे और इसी के चलते आप देखें तो क्लाइंट एक्विजिशन में लगातार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसको डिसकंटिन्यू क्यों कर दिया गया। अब दरअसल इसके 2 पार्ट्स हैं। दरअसल अप्रैल 2018 में आप देखें तो ज़ीरोधा ने कहा कि ब्रोकरेज रेवेन्यू शेयरिंग जो है वो बंद कर रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर रेगुलेटरी क्लैरिटी नहीं थी। फिर अगस्त 2024 में आप देखें तो पूरी तरीके से क्लैरिटी आ गई, जहाँ पर सेबी ने कह दिया और एक्सचेंज भी इस चीज़ के ऊपर सहमत थे कि जो ब्रोकरेजेस के ऑथराइज्ड पर्सन यानी एपीज होते हैं उन्हीं के साथ आप ब्रोकरेज की शेयरिंग कर सकते हैं, नॉर्मल क्लाइंट्स के साथ नहीं कर सकते। तो इसके चलते इसको पूरी तरीके से रोक दिया गया। लेकिन अब आप देखें ब्रोकरेजेस के लिए वैसे भी कमाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि जो ट्रू टू लेबल चार्जेस थे जिसके चलते डिस्काउंट ब्रोकर्स को एक एज मिलता था बड़ी ट्रेडिंग वॉल्यूम का, अब वो भी चला गया है। वीकली एक्सपायरीज भी आप देखें तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो चुकी हैं। तो ऐसे में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि इसमें बहुत ही स्टिफ कंपटीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ज़ीरोधा लंबे समय तक नंबर 1 था, लेकिन अब फिलहाल की स्थिति में आपके सामने रखता हूँ, ग्रो बड़े मार्जिन से आगे चल रहा है और सस्टेन भी कर रहा है। तकरीबन 1,30,00,000 ग्राहक हैं ग्रो के पास। ज़ीरोधा के पास आप देखें तो 69 है, एंजल 69 लाख है, एंजल 1 के पास 68 लाख है, ICICI प्रो 21 लाख, और एक समय अपस्टॉक जो दूसरे नंबर पे था अब वो काफ़ी पिछड़ चुका है, 20 लाख के आसपास आ गया। लेकिन नए ग्राहकों के एक्विजिशन के लिए ज़ीरोधा ने पुरानी तरकीब को अपनाया है। ओके, शुक्रिया आशीष इस अपडेट के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और 4 का चौका का भी वक्त हो चुका है। सीक्वेंस बता देती हूँ आपको। हम लेंगे सस्ता ऑप्शन मानस जी से और एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे सचिन जी के पास, चार्ट का चमत्कार गाबस से लेंगे और मिड कैप फंडा आशीष जी से लेंगे। तो शुरुआत कीजिए फिर मानस जी, सस्ता ऑप्शन आपका। मतलब देखिए ऑप्शन सस्ता ऑप्शन के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर मेरा ध्यान है, जहां पर लगातार स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले रहा है और आज भी देखें तो एक गैप डाउन देखने को मिला था, लेकिन लोअर लेवल पे 200 मूविंग एवरेज पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का 270 का कॉल ऑप्शन जो 6 रुपए 40 पैसे पे ट्रेड हो रहा है उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 5 रुपए की स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करनी है और 10 रुपए की टारगेट सेट करनी है। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा 270 की कॉल यहाँ पे आप पिक कर रहे हैं, ठीक है। तो PSUs में करा देखें फिर बाय ट्रेड इमर्ज होते हुए। और सचिन जी आपका एफएनओ सुपरस्टार क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, सुबह हमने 10 के दमदार में 2 ट्रेड सेटअप्स दिए थे, बोथ ऑन द शॉर्ट साइड। उसमें से एक एम्बर था जो काफी अच्छी तरह अनफोल्ड हुआ है ऑन द लोअर साइड, बट LNT में भी जो वीकनेस है मुझे लगा है वो वीकनेस अभी तक एक्सटेंड हुई नहीं है, शुरुआत नहीं हुई है। बट जिस तरीके से आज की क्लोजिंग शेपअप हो रही है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, मुझे लग रहा है एक फर्म क्लोजिंग एस्टैब्लिश होगी एंड एक ऑलरेडी अच्छा क्रॉसओवर ऑन द नेगेटिव साइड इसके मूविंग एवरेजेस ने डिस्प्ले किया है। तो मुझे लग रहा है ये जो सुबह का ट्रेड सेटअप है अभी भी वैलिड है। यहाँ पर अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी LNT के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा आप चेंज कर ले, 39.10 पे लगाए ऑन क्लोजिंग बेसिस। पहला टारगेट होगा अराउंड 3840 का, पोजिशनली मुझे लग रहा है 3800 तक की डाउन साइड यहाँ पर नजर आ सकती है 1 से 2 दिनों में। तो फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी LNT के फ्यूचर्स में। LNT के फ्यूचर्स में शॉर्ट करने की राय एफएनओ सुपरस्टार में सचिन जी के पिक हो गई। गाबा सर आपका चार्ट का चमत्कार।
मेरे ध्यान में शॉर्ट साइड एक ट्रेड है, वो है REC लिमिटेड, ट्रेड कर रहा है 336 रुपीज 80 पैसा, ₹2 का स्टॉप लगाएंगे, 338 का, अंडर ₹2। टारगेट मेरे ख्याल से होना चाहिए करीब 333 REC। REC आपका शॉर्ट कॉल है। तो फाइनली अगर आप देखें खबर के आने के बाद, और ये जब पहली बार जब विलय की बात हुई थी, याद रखिएगा बजट स्पीच में हुई थी वित्त मंत्री के मुखमंडल से, है ना, तो उसके बाद से ही अगर आप देखें, फिर जब फाइनली अगर आप खबर आ गई उसके बाद तो क्रैक हो गया स्टॉक। खैर अब लेते हैं मिड कैप फंड आशीष चतुर्मोदा जी से। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र, तो हमें ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक कंपनी काफी पसंद है जो कि है सनसेरा इंजीनियरिंग। तो सनसेरा इंजीनियरिंग आप देखेंगे तो प्रिसीशन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स के अंदर में है, चाहे आप उसको ऑटोमेटिव सेगमेंट में देखें या नॉन ऑटोमेटिव, दोनों ही सेगमेंट पे कंपनी काफी एक्टिव है। वर्ल्ड में अगर से आप देखेंगे तो टॉप 10 ग्लोबल सप्लायर्स की कैटेगरी में आता है, जो कि कनेक्टिंग रॉड सप्लाई करता है कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट को और लाइट व्हीकल सेगमेंट को। बट अभी जो कंपनी की बड़ी ग्रोथ आ रही है वो आ रही है ADS सेगमेंट से, जो कि बेसिकली एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर का स्पेस। तो इनकी अगर से फर्स्ट क्वार्टर ऑर्डर बुक आप देखेंगे जो कि 2024 करोड़ की एक ऑर्डर बुक है, उसमें 30% जो ऑर्डर आ रहा है वो आपको इस पूरे ADS स्पेस से आता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर इस कंपनी के लिए बनता हुआ नजर आएगा। और इसके चलते हमें लगता है कि मार्जिन प्रोफाइल जो है कंपनी की वो बहुत बढ़िया इंप्रूव होती हुई नजर आ सकती है। तो हमें लगता है कि जो टेलविंड है ADS की, एरोस्पेस, डिफेंस और सेमीकंडक्टर स्पेस की, उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी सनसेरा इंजीनियरिंग देखने को नजर आ सकता है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देखेंगे तो 32% केगर से ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रो हुआ है, जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो काफी अच्छी तरह से किक इन होता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकली आप देखेंगे स्टॉक हाई टॉप हाई बॉटम स्ट्रक्चर बना रहा है और अब एक नया बेस 2750 के आसपास बना हुआ है। ये बेस लेवल अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मेरा मानना है 3300 रुपए तक के लक्ष्य सनसेरा इंजीनियरिंग के स्टॉक में देखने को नजर आ सकते हैं। ओके, सनसेरा इंजीनियरिंग मिड कैप फंडा में आशीष जी की पिक हो गई, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और देखिए कमज़ोर मार्केट में भी नहीं आज थोड़ा सा साइडवेज, लेकिन 12 महीने में अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। 4 का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किया, एक एक करके रखती हूँ आपके स्क्रीन पर। बैंक ऑफ बड़ौदा मानस ने सुझाया, यहाँ पर सस्ता ऑप्शन में आपको जून की कॉल लेनी है, आपके स्क्रीन पर है। टारगेट 10 के, स्टॉप लॉस 5 का लगाना है आपको। एम्बर एंटरप्राइजेस और LNT सुझाया था सचिन जी ने आज सुबह, लेकिन LNT में बिकवाली और देखने को मिल सकती है, इसलिए 3840 और 3800 के टारगेट के लिए से नीचे वाले टारगेट के लिए चेज कीजिए, बिकवाली की राय है। स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर था। गाबासन ने REC चुना है, बिकवाली की राय 333 के नीचे के टारगेट, 338 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में मिड कैप फंडा में आशीष जी ने चुना सनसेरा इंजीनियरिंग, 3300 के टारगेट है, 2750 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। लंबी अवधि के नजरिए से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। चलिए अब इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार बिग मार्केट वॉइस की कड़ी में हम बात करेंगे क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के CIO और पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास जी से। जल्द लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से, और राकेश व्यास जी से बातचीत शुरू करते हैं। राकेश जी प्रणाम, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। राकेश जी, कल हम एमपी के आंकड़े देख रहे थे, है ना, थोड़ा स्ट्रगल नजर आ रहा है उस मई में। ये PMS में कितने लोग आ रहे हैं आजकल, या अभी थोड़ा मामला ड्राई है आजकल, या आ रहे हैं? नहीं, ये इंडस्ट्री तो थोड़ा सनराइज इंडस्ट्री है वीरेंद्र जी, यहाँ लोग आते रहेंगे क्योंकि अभी भी काफी सारी अपॉर्चुनिटी बची है हमको इन्वेस्टर को सर्व करने के लिए। जैसे म्यूचुअल फंड में हमने स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखा है, धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में भी मेरे हिसाब से अभी भी कुछ सालों की तेजी बची हुई है। चलिए, समझ गया मैं, आपका उत्तर ले गया मैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए कि बाजार तो इस वक्त चैलेंजिंग फेज में है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर पिछले 20 दिन की उपलब्धि कुछ हमारे लिए है तो वह है बैंक निफ्टी, RBI के स्टेप्स, डॉलर को मजबूती देना। अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, इस वक्त झुकाव किन सेट ऑफ स्टॉक्स पर रखना चाहिए, किस स्पेस में रखना चाहिए, स्पेशली पोस्ट पॉलिसी लास्ट फ्राइडे और RBI के कदमों के बाद? तो वीरेंद्र जी, आपका बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर यहाँ पर हम RBI के जो एक्शन देखें, उससे उन्होंने 2 कदम, मतलब जो कदम उठाया उससे 2 निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो उनका अटेम्प्ट है कि जो भी ECB या FCNR डिपॉजिट रेस करेंगे
उससे डिपॉजिट सिस्टम में बढ़ेगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी, तो उससे क्रेडिट ग्रोथ को और सपोर्ट मिलेगा, और दूसरा थोड़ा करेंसी को एक स्टेबिलिटी मिलेगी। तो ये दोनों जो उनके निष्कर्ष है, वो मुझे लगता है कि इफेक्टिवली जो कंजम्पशन है उसको काफी बूस्ट करेंगे। बिकॉज अगर आप देखें वीरेंद्र जी, लास्ट कुछ महीनों से जो क्रेडिट ग्रोथ है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है सिस्टम में। जो पहले 8-9% हुआ करती थी, वो अभी 16-17% पे पहुंच चुकी है। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक जो डिपॉजिट का कंस्ट्रेंट था उसको आरबीआई इन कदम से नलिफाई करने की कोशिश कर रही है। तो लेंडर्स और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज ए स्पेस, जहां हम लोग थोड़ा वेल पोजिशन्ड है हमारे पोर्टफोलियो में, उनमें अब अभी भी थोड़ी तेजी देखते हैं। ओके, ठीक है, ये बात हो गई इस पे। राकेश जी गुड आफ्टरनून, श्रेया बात कर रही हूँ। लेकिन आईटी पर मेरा सवाल है। आईटी इंडेक्स आज भी देखिए 2% नीचे है, और जिस तरीके से एआई को लेकर डेवलपमेंट्स हैं, अब क्लॉड का एक नया वर्जन आ चुका है, इन सब का असर कितना बड़ा देखते हैं? बीच में हमने चलते भी देखा आईटी स्टॉक्स को जब रिजल्ट्स आ रहे थे, मिड कैप आईटी स्टॉक्स स्पेशली, लेकिन फिर से वही गिरावट। क्या व्यू बन रहा है? आपने एआई के पोटेंशियल को देखते हुए कुछ हाल फिलहाल में एक्सपोजर बढ़ाया हो इस गिरावट में आईटी में, या फिर अभी भी आप एक बड़ा रेड फ्लैग मानते हैं इसको? नहीं श्रेया जी, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन आपका। जो एआई को लेके जो भी कंसर्न है, उसमें अगर हम देखेंगे तो कंपनी से बात करते हैं या हम एक्सपर्ट से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है कि जो एआई रिलेटेड डिफ्लेशन है अगले 3 से 4 साल के बीच में, वो 15 से 20% का रह सकता है। जिसका तात्पर्य यह है कि हर साल 4-5% रेवेन्यू तो सिर्फ अगर आपको कॉम्पनसेट करना है इस डिफ्लेशन को, तो वही चाहिए बेसिकली। तो मेरे हिसाब से जो लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं, उनके लिए ग्रोथ अभी भी थोड़ा स्ट्रगल करेगा अगर उनको हाई सिंगल डिजिट या डबल डिजिट तक पहुंचना है तो। बट जैसा कि हमने रिजल्ट्स में देखा था कि जो मिड साइज आईटी कंपनीज है, उनके पास अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटी बची हुई है। तो इस रिसेंट फॉल में लास्ट अगर मैं 3-4 महीने की बात करूं, तो हमने एक आईटी मिड साइज आईटी कंपनी है कोफोर्ज, उसके अंदर हमने होल्डिंग बढ़ाई है। ये मैं सिर्फ आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव बायस है उन नाम में जहां पर ग्रोथ अभी भी हमको लगता है कि काफी अच्छी रहने वाली है और वैल्यूएशंस करेक्ट हो चुके हैं। हम पहले से ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज जो एक प्रोडक्ट कंपनी है, उसमें हमारा होल्डिंग ऑलरेडी था। रिसेंटली मैंने जैसे बताया मिड साइज आईटी कंपनीज में हम अभी भी थोड़े पॉजिटिव बायस्ड है। ठीक है, तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स में थोड़ी सी आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं। राकेश जी, एक और स्पेस जिसने अच्छी खासी रिटर्न जनरेट की है, इस पावर इक्विपमेंट स्पेस की मैं बात कर रही हूँ। हालांकि पिछले कुछ सत्रों से मुनाफा वसूली का शिकार हुआ ये भी स्पेस, लेकिन क्या ये एक गिरावट में खरीदारी का मौका है? जो भी रिपोर्ट्स देख रही हूँ मैं काफ़ी पॉजिटिव, और ये सारे स्टॉक्स जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं अभी काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। आपकी राय इस पूरे स्पेस को लेकर? जी, हम लोग ऑलरेडी पिछले करीब 1.5-2 साल से पॉजिटिवली बायस्ड थे इस पूरे स्पेस में, क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में न सिर्फ इंडिया में बट ग्लोबली भी आने वाला है। जो कि अगर आप देखेंगे तो जो इंक्रीमेंटल पावर डिमांड आ रही है इंडिया में, तो रिन्यूएबल और नॉर्मल पावर डिमांड की वजह से, और ग्लोबली जो डेटा सेंटर का जो प्ले है जहाँ पावर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो उनको लेकर है। तो यहाँ पर हम ऑलरेडी हिटाची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी जैसे स्टॉक है, इनमें पॉजिटिवली बायस्ड है। और जैसा कि आपने बताया, इन्होंने अच्छा रिटर्न भी दिया है पिछले कुछ 1 साल के अंदर, और अभी थोड़ा सा इनमें करेक्शन देख रहे हैं, बहुत मामूली सा। बट मुझे लगता है कि अगर आप 5-6 साल व्यू से देखें तो बिजनेस फंडामेंटल्स इन कंपनीज के लिए बहुत स्ट्रांग है अभी भी। वैल्यूएशन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमको प्राइस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ स्टॉक में हम अभी भी थोड़ी ज्यादा अपसाइड देख रहे हैं, और कुछ में हम हो सकता है कि थोड़ा ऊपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अच्छा राकेश जी, हमें सिर्फ इक्विटी ही नहीं, अगर आप कंपेयर करें इस साल के शुरू से, तो एक गोल्ड में भी बहुत बड़ा सब्सटेंशियल डिप आया है ना। वो तो भारतीय लोगों को ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी 1.5 लाख दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे मोटा मोटी, बट अंतर्राष्ट्रीय प्राइस को देखें तो वो तो काफ़ी नीचे आया है। गोल्ड अपने साथ नीचे आता है तो और कुछ अगर आप देखें तो थोड़ा लोग वहाँ शिफ्ट होते हैं। दूसरी बात, गोल्ड NBFCs हैं
गोल्ड ज्वेलरी स्टॉक्स हैं और कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं, फॉर इंस्टेंस टाइटन, जहां पे दूसरे कारोबार भी हैं, फॉर इंस्टेंस आईवेयर, ज्वेलरी और वॉचेस सेगमेंट। गोल्ड को और उससे उभरते हुए विकल्पों को आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, आप जैसे सही बता रहे हैं वीरेंद्र जी। कुछ समय से गोल्ड बहुत तेजी में था। लास्ट ऑलमोस्ट 1 साल हमने उसमें काफ़ी तेजी देखी और उनकी वजह से उनसे जो एसोसिएटेड बिजनेसेस हैं उनमें भी हमने बहुत ग्रोथ देखी है। और सिर्फ गोल्ड एनबीएफसी की बात नहीं करूंगा, बट जनरली अगर हम गोल्ड लोन एज ए सेगमेंट देखें तो उसमें भी हमने पिछले करीब 12 से 18 महीने में बहुत स्ट्रांग अपसाइड देखी है। उसका प्राइमरी रीजन गोल्ड प्राइस है। बट अगर यहाँ से गोल्ड कंसोलिडेट हो रहा है या यहाँ से प्राइसेस गिर रही है तो उसका एक थोड़ा इम्पैक्ट आएगा मेरे ख्याल से क्रेडिट कॉस्ट को लेकर या थोड़ा डेलिक्वेंसी को लेकर। बट हमारा जो चैनल चेक बताता है अभी तक जिन कंपनियों से हमने बात की है वीरेंद्र जी, उसमें कंपनियों ने ऊंचे लेवल पे कभी भी प्राइस मान के लोन डिस्पर्स नहीं किए। तो आज भी जो लोन टू वैल्यू है वो उसमें अभी भी बहुत बड़ा कुशन बचा हुआ है। और जहां तक ज्वेलरी स्टॉक्स की बात है, मेरे ख्याल से ज्यादातर सारे लोग गोल्ड प्राइस को हेज करके रखते हैं। और अगर किसी ने हेज नहीं किया है अपने पूरे गोल्ड इन्वेस्टमेंट को तो वहां पर उसमें मार्जिन में एक रिस्क हो सकता है। बट जो लार्ज मैंने कंपनीज को ट्रैक किया अभी तक, उनमें काफी लोग गोल्ड को ऑलरेडी हैच करके रखते हैं, तो उसमें मार्जिन में उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट ये एज ए एसेट क्लास मेरे ख्याल से इतना शार्प रनअप के बाद में थोड़ा कंसोलिडेट होना बनता है और वही फेज हम अभी फिलहाल के लिए देख रहे हैं। और जो जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो अभी दिख रहा है वीरेंद्र जी, उससे ऐसा लगता है कि गोल्ड में थोड़ा सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वो एक फिर भी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है इस तरह के अनिश्चित माहौल में। अच्छा, ये राकेश जी, मेटल्स का रिट्रेसमेंट अब तक तो रीजनेबल है। आई मीन आई डोंट नो एग्जैक्टली, अभी आपकी पीएमएस की फैक्ट शीट मेरे पास नहीं है कि आपके पास मेटल्स में कितना एक्सपोजर है, बट मेटल्स में अभी कितना पेन आप और देख रहे हैं? मतलब पेन नहीं कहूँगा मैं, अपने शब्द को सर ठीक करना चाहूँगा। अभी तो शुरू हुई है गिरावट यहाँ पे। एक बार जरा प्लीज़ निफ्टी मेटल इंडेक्स रखिएगा। मेरे ख्याल से अगर आप पिछले ऑलमोस्ट 2021 से देखें अब तक के बड़े मूव के बाद अभी भी बहुत बहुत जिसे कहते हैं आई मीन इसका हाई था करीब 13,880, करीब 12,700, यानी 1100 पॉइंट ये रुका है। मेटल्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं आप? और मेटल में अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको तो आप ऐड करेंगे कुछ क्या? मेटल्स में ऐसा है कि जिस तरह से रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन आया है वीरेंद्र जी, उसकी वजह से थोड़ा मेटल प्राइसेस में भी हमने अच्छी खासी बढ़ोतरी देखी है पिछले कुछ समय में। बट इसका एक इम्पैक्ट जो दूसरे संदर्भ में आता है वो डिमांड पे आता है। तो अभी जो रिसेंट चैनल चेक्स इंडिकेट करते हैं उसके हिसाब से थोड़ा स्लो डाउन है डिमांड में, और उसका एक जो खामियाजा है वो कुछ हद तक प्राइस को भी भुगतना पड़ता है। तो थोड़ी मेटल प्राइसेस भी यहाँ से धीरे धीरे करेक्ट होना शुरू हुई है। और अगर ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ समय में वेस्ट एशिया क्राइसिस थोड़ा रिजॉल्व हो जाएगा तो उससे थोड़ा सा एनर्जी जो अवेलेबिलिटी है और प्राइसिंग है उसमें थोड़ी बेटर नॉर्मल सी दिखेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम प्री वॉर लेवल पे चले जाएंगे, बट यहाँ के लेवल से थोड़ा सा हमको सैनिटी दिखेगी। तो उसका एक इम्पैक्ट मेटल प्राइसेस पे भी दिखेगा, उसमें भी एक हो सकता है थोड़ा करेक्शन दिखे। तो फिलहाल के लिए मेटल थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में रहेगा मेरे ख्याल से। तो अच्छे प्राइस पॉइंट अगर यहाँ से नीचे पे मिलेंगे तो हम ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए हम लोग थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। ओके, फिलहाल मेटल्स पर ये व्यू। मीनवाइल मार्केट में थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है। अब मात्र 48 अंक ऊपर, 33 अंक ऊपर रह गया है बैंक निफ्टी। और निफ्टी लेकर आई स्क्रीन पर। निफ्टी ऑलमोस्ट अब अगर आप देखें तो 62-70 अंक नीचे और बैंक निफ्टी मात्र 40 अंक ऊपर। तो प्रेशर बनता हुआ कल की जैसे हमने तस्वीर देखी थी वैसे ही फिर से आज देखने को मिल रही है। राकेश जी, क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर आपका क्या व्यू है? अब तो जेप्टो भी मार्केट में आने की पूरी तैयारी कर रहा है। इटर्नल, स्विगी काफ़ी अपने हाई से करेक्ट हो गए हैं। बहुत ही चर्चाएं थी कि वैल्यूएशन कंफर्ट नज़र नहीं आ रहा। अब क्या इस गिरावट के बाद वैल्यूएशन में कंफर्ट देख रहे हैं आप? और क्विक कॉमर्स स्पेस को लेकर आपका व्यू? नहीं, हम लोग काफी समय से इस स्पेस पे पॉजिटिव है श्रेया जी। और जैसा कि आपने बोला जो प्राइस है उसमें हमने काफी सारा करेक्शन भी देखा है। तो अगर मैं लार्ज क्विक कॉमर्स प्लेस में 3 जो प्लेयर है उनकी बात करूं तो उसमें से जो सबसे लार्जेस्ट है इटर्नल, वो ऑलरेडी एबिटा लेवल पे प्रॉफिटेबल है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि वो
बहुत अच्छे तरह से ग्रो भी कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे मैनेज कर रहे हैं। और अभी हमने जब जेप्टो के जो डीआरएसपी फाइल हुआ उसके बाद नंबर्स देखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इस बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और उस हिसाब से इटर्नल का जो आज का भाव है उसमें क्विक कॉमर्स को उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है जितनी वो डिजर्व करता है। तो अब हम अभी भी उसमें पॉजिटिव बायस्ड हैं। जहाँ तक स्विगी की बात करूँ तो स्टॉक में फिलहाल के लिए ऐसा माना जा रहा है प्राइसिंग को देखकर कि क्विक कॉमर्स बिजनेस के लिए कोई खास वैल्यू नहीं है। बट मेरा एक दूसरा सोच ऐसा है कि अगर जेप्टो इस माहौल में अगर कैपिटल रेज कर पाएगा तो उसका एक रब ऑफ इम्पैक्ट स्विगी पर भी आना चाहिए। और क्योंकि इन दोनों जो लिस्टेड कंपनीज है इन दोनों के पास में कैश बैलेंस बहुत स्ट्रांग है टू सस्टेन ग्रोथ एंड टू कंटिन्यू टू ड्राइव इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों बिजनेसेस या कंपनीज को फूड डिलीवरी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका भी एक बड़ा सहारा मिलता है, जो कि क्विक कॉमर्स में वो री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों जो कंपनीज है उसमें हम पॉजिटिवली बायस्ड हैं। हम इटर्नल में काफी लंबे समय से इन्वेस्टर हैं और यहाँ पर ये भाव हमको थोड़ा और अट्रैक्टिव ही लगता है। ओके, पॉजिटिव है स्पेस को लेकर भी। बहुत शुक्रिया राकेश जी आज जुड़ने के लिए हमारे साथ, तमाम सवालों के इतनी अच्छी तरीके से जवाब देने के लिए। एंड हैव अ गुड इवनिंग टू यू। आगे बढ़ते हैं और जैसा कि जिक्र कर रही थी मैं, मार्केट में प्रेशर 60 अंक नीचे हम निफ्टी पर और बैंक निफ्टी भी मात्र 50 अंक ऊपर रह गया। वीरेंद्र जी, अब तो यही बात हो गया फिर तो जो डिस्कस कर रहे थे फ्रेश व्यू ही लिया जाएगा कल, जिस तरीके से आज का प्राइस एक्शन है। शायद हम 23 कितने पे 215 पे थे 2 बजे आसपास, हम 23,163 पे भी यहाँ पर एक्सपायरी डे था ना शायद, इसलिए करीब 50-60 पॉइंट की रेंज में आप घूमे। मेरे ख्याल से शायद बात वही रहेगी। देखिए क्लोज कैसा होगा, ये 23,170 के आसपास की क्लोज आएगा मेरे ख्याल से। ये क्लोज इस रेंज का सेकंड वर्स्ट क्लोज होगा, सेकंड वर्स्ट क्लोज। आप ओवरसोल्ड भी हैं तो शॉर्ट करने का मतलब भी नहीं होता है। बाकी अगर आप देखें तो यहाँ पर लॉन्ग के लिए आपको कन्विक्शन के साथ कैरी करने के लिए एटलीस्ट 30-350 की ट्रैजेक्टरी पार करनी है। मैं यहाँ पर अभी किसी प्रकार का ट्रेड नहीं लूँगा, न रिकमेंड करूँगा। बैंक निफ्टी पे श्रेया कल अगर एक बार फिर से हम 55, 200, 300 के ऊपर कमांडिंग पोजीशन में रहे तो लॉन्ग ट्रेड यहीं पे इमर्ज होगा। अभी निफ्टी डाउटफुल है श्रेया। आप ये देखिए ना, निफ्टी आईटी करीब करीब 450 अंक नीचे है। आपका मेटल्स थोड़ा से बैकफुट पे है। ओनली बैंक्स एंड कुछ हद तक ऑटो आपकी आज की तेज़ी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो सिर्फ अगर बैंक को ही लॉन्ग करना है तो कल सुबह के करेंगे। निफ्टी बैंक शेयर, निफ्टी शेयर कोई भी नहीं, यहाँ पर सुबह आएंगे, लॉजिकल ट्रेड ढूंढेंगे और तभी कैपिटलाइज करेंगे। इस प्राइस पे कोई व्यू नहीं। यू आर ओनली ट्रेडिंग इन अ मिड वे। आपका 350 हाईएस्ट है लेवल, 23,050 लोवेस्ट लेवल है। आप ठीक उसके मिड में ट्रेड कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं 60-70 पॉइंट के लिए कुछ यहाँ पे फाइट करने का। ओके, निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्लोजिंग स्ट्रैटेजी क्या हो, कल फ्रेश व्यू लिया ही जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है इस मार्केट में, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल रहा आज का सेशन भी। नीचे से ऊपर आए, ऊपर से नीचे आए और फिर जाते जाते रेडी क्लोज की तैयारी हो रही है। डीलर्स डेस्क पे क्या कुछ खबरें, क्या अपडेट स्टॉक स्पेसिफिक, ये समझ लेते हैं नूपुर से। नूपुर, गुड आफ्टरनून, डीलिंग रूम चेक बताएं। गुड आफ्टरनून श्रेया। फार्मा ही आज डीलर्स के रडार पर भी आते हुए नजर आ रहा है और दोनों स्टॉक्स देखेंगे तो फार्मा सेक्टर से ही आपको नजर आएंगे। सबसे पहले खरीदारी की सलाह बायोकॉन पे आती हुई नजर आ रही है। इंस्टीट्यूशनल डेस्क से बायोकॉन का बाय का जो है वो कॉल आते हुए नजर आया। दूसरा स्टॉक जो अपनी रडार पर आप रख सकते हैं वो है जाइडस लाइफ साइंसेज। यहाँ पर भी जो है अक्यूमुलेशन बाइंग देखने को मिल रही है इंस्टीट्यूशनल डेस्क पर, साथ ही साथ फैमिली ऑफिस की तरफ से भी यहाँ पर खरीदारी आती हुई नजर आ रही। तो बायोकॉन और जाइडस लाइफ हाई वॉल्यूम के साथ दोनों में फिलहाल खरीदारी देखने को मिल रही है। बायोकॉन और जाइडस लाइफ हमारे पैनल ने भी सुझाया गया था और डीलर्स डेस्क पर भी पॉजिटिविटी ही यहाँ पर बीटीएसटी के तौर पर डीलर्स भी बायोकॉन और जाइडस लाइफ को दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया नूपुर चेक्स बताने के लिए डीलर्स की तरफ से। अब हमारे पैनल क्या पिक कर रहे हैं कल के सेशन के लिए, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत कर लेते हैं। रुचित जी, शुरुआत आपसे करते हैं, बताइए फिर फ्राइडे के सेशन के लिए क्या चुनेंगे? नए खास आइडियाज है नहीं, तो मैं ग्रासिम के साथ ही कंटिन्यू करना चाहूंगा, जो टेक्निकली काफी अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्योंकि फेवरेबल है, तो ग्रासिम को खरीदारी करके जाए 3045 के स्टॉप लॉस से 3200 के टारगेट्स के लिए। ओके, ग्रासिम आपका लॉन्ग ट्रेड। प्रकाश सर, आपका ट्रेड क्या रहेगा?
मेरा ध्यान है शॉर्ट साइड, वो है RVNL, ट्रेड कर रहा है 223 के आसपास, स्टॉप लगाए 224 का, सिर्फ ₹1.20 का स्टॉप है, ज्यादा नहीं। डाउन साइड तो 216 ठीक है, 216। RVNL STBT काफी प्रेशर में ये स्टॉक आज के सेशन में। कविता जी, फ्राइडे के सेशन के लिए आपका काउंटर? तो कैश सेगमेंट से लेकर जाएंगे। अलाइड ब्लेंडर्स पे एक अच्छा फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आते हुए दिखता है। देयर इज ऑन डेली चार्ट अपने लास्ट 3 मंथ्स का रेजिस्टेंस को ये क्रॉस करते हुए है। सो मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। 580 के स्टॉप लॉस के साथ इसे अप्रोच करें फॉर द प्राइस ऑफ 640। एंड एज अ डिस्क्लेमर, जो भी कॉल आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने आपके साथ डिस्कस किए वो हमारे क्लाइंट्स के पास हो सकते हैं। ओके, राइट ब्लेंडर्स सही है। मानस जी, आपका कॉल क्या रहेगा? देखिए, हुंडई पे ही ध्यान है। यहाँ पर ऑप्शन में रिकमेंडेशन दिया था, तो BTST के लिए आप इसके फ्यूचर में भी खरीदारी कर सकते हैं। 1920 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। 1990 1990 तक के टारगेट्स पॉसिबल। ओके, हुंडई मोटर। सोमल जी, फ्राइडे के लिए आप कौन सा काउंटर बताएंगे? फ्राइडे के लिए अगेन सेल साइड ट्रेड ICICI लोम्बार्ड, यहाँ पर एक सेल साइड ट्रेड होगा। एक फ्लैग पैटर्न नीचे की तरफ टूटा है, प्रीवियस स्विंग लोज भी नीचे की तरफ टूटे हैं, सारे एवरेजेस के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। ऑलरेडी एक डाउन ट्रेंड में है। टारगेट रहेगा 1660 पर और मेरा ऊपर में स्टॉप लॉस होगा 1755। ICICI लोम्बार्ड, तो यहाँ पर STBT ये कॉल हो गई सोमल जी की तरफ से। तो पैनल के हमने कॉल्स ले ली कल के लिए। अब ब्रेथ देख लेते हैं मार्केट की। ये भी जाते जाते आज फिर से खराब हो गई होगी वीरेंद्र जी? इतनी खराब नहीं हुई है कल जितनी मायूस करने वाली खराब। पर कल की ब्रेथ में शायद एक बड़ी अच्छी बात थी कि बैंकिंग PSU बैंक्स क्लियरली स्टैंड आउट कर रहे थे। आज कल ये थे 12 लॉन्ग, आज 41 है ना। शॉर्ट कवरिंग 10 में, शॉर्ट अगर आप देखें 116 में, और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब करीब 49 स्टॉक्स में नजर आई। तो थोड़ा सा अगर आप देखिए इंप्रूव्ड आपका ब्रेथ था, हालांकि उतना भी था, लेकिन आज कुछ ऑटो में बाइंग एफर्ट्स नजर आए। हुंडई मोटर्स आज लॉन्ग कैरी कर रहा है। टोरेंट फार्मा में अच्छी बैंक थी। ICICI बैंक, वेदांता, M&M द मोस्ट ओवरसोल्ड स्टॉक इन ऑटो स्पेस, सबसे अगर आप देखें कमजोर स्टॉक था ये। वोडाफोन आइडिया में शॉर्ट कवर, एक बार फिर से अगर आप देखिए टेलीकॉम में स्पाइक आया। देन लोरा डेवलपर्स, अरविंदो फार्मा, सिप्ला, इंडियन बैंक, तो बैंक्स, फार्मा, मेटल्स के रिवर्सल विजिबल थे। शॉर्ट अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में आज अगर आप देखें काफ़ी शॉर्ट लोडिंग हुई है। अंबर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, PFC, पेटीएम, सम्मान कैपिटल, और उसके बाद जो स्लाइड आएगी उसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग, इसमें REC, PFC, ये REC, NBCC, RVNL, कल्याण ज्वेलर्स और ओरेकल फाइनेंशियल्स। निफ्टी को लेके आइए, इट्स 23175, जिसके मैं कह रहा था कि हम इस पूरी क्लोजिंग में मात्र 60 अंकों के दायरे में घूमे, मात्र 60 अंकों के। इट्स ए क्लासिकल, अगर आप देखें डेफिनेशन ऑफ एक्सपायरी डे। आपने पुट राइटर्स को एडवांटेज लेते हुए देखा, आपने कॉल राइटर्स को एडवांटेज लेते हुए देखा, उसके बाद इंडेक्स का कहीं जाना पॉसिबल था ही नहीं, और ये वहीं रहा। शुरू किया था हमने 215 पे, लो रहा करीब 145 का, और आप 176 के आसपास फ्लोट करते हुए इस वक्त। सही अगर आप देखें डिसाइसिव मूव एक बाजार कर लेगा फ्राइडे पॉसिबली। बाकी डिपेंड करेगा कि क्या प्लेसमेंट है ऑप्शन राइटर्स की, क्योंकि मंगलवार को फिर अगर आप देखें एक एक्सपायरी है तो वहाँ पे प्लेसमेंट कैसी उसको देखेंगे। लेकिन आज अच्छा एक रिवर्सल ट्रेड जनरेट किया। एक बार MCX लेके आइए मानस। MCX को हमने गोल्ड सिल्वर के प्राइस के क्रैक होने के क्रम के बीच में काफ़ी सॉफ्ट देखा। इट्स 2786। आज के प्राइस का लो और 8 जून के प्राइस के लो में एक डेफिनेशन है, वहाँ पे एक बड़ा मीडियम टर्म एवरेज फ्लोट कर रहा है। आपको MCX में यहाँ से रिवर्सल जनरेट होगा, इसके कितने कन्विक्शन लगता है इसको, इसका कितना कन्विक्शन है आपको? देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है कि जो 100 डे मूविंग एवरेज है करीब करीब 2695 के आसपास, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर किसी के पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2695 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे। खरीदारी करने के लिए थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आप देखें तो कोई रिवर्सल का साइन नहीं है, केवल लोअर लेवल पे सपोर्ट है। तो वेट करेंगे, अगर 2820 के ऊपर स्टॉक सस्टेन करेगा तो ही खरीदारी करेंगे। ठीक है, खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करेंगे। फिलहाल उतना कन्विक्शन इन लेवल्स पर बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कुछ और स्टॉक्स का जिक्र कर लें जो ठीक ठाक परफॉर्म करते हुए गए हैं आज के सेशन में। और फार्मा स्पेस के अलावा अगर आप देखें तो क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा अभी जिक्र कर रहे थे इसी पर्टिकुलर काउंटर का। NTPC रखेगा एक बार स्क्रीन पर। NTPC हालांकि इन ग्रीन क्लोज होने की तैयारी कर रहा है, निचले से रिकवर होकर, कोई खास मूव्स है नहीं इसमें।
भारती एयरटेल रख लीजिए एक बार स्क्रीन पर, एक बार भारती पर व्यू ले लेते हैं। गाभास्कर की 2-3 दिन पहले पिक थी भारती एयरटेल पर, और गाभास्कर एक बार भारती एयरटेल फिर इस लेवल पे रिविजिट करें, ये भी काफी वॉलेटाइल हो गया है हालांकि ये स्टॉक, क्या व्यू? एग्रेसिव कॉल है, बाय साइड ले सकते हैं, लेकिन आज का लो स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है, और वो है करीब 1765 का, ट्रेड करा 1786 का, 30 करीब 25-30 रुपीज का स्टॉप है। अपसाइड टू अराउंड 18-20 पॉसिबल है, वेरी एग्रेसिव ट्रेड, लेकिन यस इट्स अ गुड ट्रेड। भारतीय एयरटेल लग रहा था तो इस वक्त, हालांकि ये ऊपर से ट्रिम हुआ आज इंट्राडे में थोड़ा सा, बट सुबह सुबह काफ़ी शार्पनेस है इस काउंटर में। और देखिए जो हम ऑटो की बात, ये बैंक्स की बात कर रहे थे ना, उसमें सरप्राइज पैकेज कुछ हद तक रहा। इंडसइंड बैंक भी, इंडसइंड बैंक ने आज करीब करीब 890 तक का रिवर्सल दिया। इसने ये इस मेरे ख्याल से 3 सीरीज़ में दूसरी बार किया है जब इसने अपने बड़े एवरेजेस से एक पुल बैक दिया। एक इंडसइंड बैंक हो गया, और एक चीज़ मैं यहाँ पे और डिस्कस करना चाहूँगा इस पैनल से, इनफैक्ट वो ये है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स को हम किसी भी दिन नहीं छोड़ पाए हैं, चाहे वो मैक्स हो, आज भी मैक्स 0.6% अप था। और एक बार रखिएगा आप फोर्टिस, अपोलो टुवर्ड्स डे हाई पर। मैं आखिरी के कुछ अगर आप देखें तो मिनटों में ये भाप पा रहा हूँ, कुछ कैश स्टॉक्स में भी हेल्थ केयर स्पेस में अच्छी बाइंग आ रही है। मैं उनको कोट नहीं करूँगा यहाँ पर, बट ये स्टोर्स पर रखेगा ये सेक्टर। आपको कल आपकी रीडिंग क्या करिए प्रकाश सर, कोई हॉस्पिटल स्टॉक आपकी रडार पे है क्या? है तो नहीं, लेकिन मैं अपोलो हॉस्पिटल पे ध्यान दे सकता हूँ, आई थिंक इट्स ऑन, लेकिन साइडवेज जोन पर है, बट इट्स ओके। बाय मोड पे थोड़ा साइडवेज जोन इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, बट रियल कट बाय सिग्नल नहीं मिल रहा। रियल बाय सिग्नल यहाँ पे एज ऑफ नाउ प्रकाश को मिल रहा है 8507 पे, ये हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। और एक दो स्टॉक्स मेटल से भी लेके आइए, JSW स्टील, जहाँ बड़े बड़े रिवर्सल। कल JSW स्केप्टिकल था थोड़ा सा। आपकी राय सोमिल क्या होगी JSW स्टील पे? ये डे हाई पे क्लोज हो रहा है, और इसने थोड़ा सा ये एस्टेब्लिश किया कि हाँ मैं एक मिड टर्म एवरेज पे अच्छा सपोर्ट ले रहा हूँ, है ना। हालांकि ये क्लोज एग्जैक्टली 2 एवरेजेस के आसपास आ रहा है। ये रिवर्सल कंटिन्यू करेगा, इस पर इसकी कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको? JSW स्टील एक चैनल पैटर्न में चल रहा है, और लास्ट 2 हफ्ते में चैनल पैटर्न के ऊपर के तरफ से एक रेजिस्टेंस लेके फिर से एक डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर ये स्टॉक अभी टाइम वाइज करेक्ट होगा। आई एम नॉट टू बेरिश ऑन द स्टॉक, क्योंकि 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है, लोअर बोलिंगर पे भी सस्टेन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम वाइज करेक्ट होगा, लेकिन इस समय अवॉइड करके चलें। नीचे में अगर किसी की पोजीशन है तो यहाँ पर 1250 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा के आप ओपन रख सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाइएगा। ओके, JSW स्टील पर स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन करने की सलाह है फिलहाल। 1% से ज़्यादा की तेज़ी और वहीं पे क्लोज होने की तैयारी। स्टील स्टॉक्स आज चल रहे हैं, और सुबह HSBC की एक बुलिश रिपोर्ट भी आई थी। HSBC ने कहा है कि स्टील डिमांड अभी भी मजबूत बनी हुई है इनफैक्ट, और मॉनसून के दौरान इसलिए हमने स्टील प्राइसेस में बड़ी गिरावट नहीं देखी, क्योंकि डिमांड काफ़ी मजबूत है। तो उन्होंने अपने पिक्स में टाटा स्टील और JSW स्टील को शुमार किया था। देखिए टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पर है 1540 यहाँ पर, और साथ ही JSW स्टील पे 1540 और टाटा स्टील पे 260 का टारगेट प्राइस रखा है। तो ये काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था इनको, और होल्ड की कॉल रखी थी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर। तो ये कुछ काउंटर्स जहाँ पर अच्छे मूव आज ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स के बाद भी इनफैक्ट। अच्छा वीरेंद्र जी, अभी फार्मा और हॉस्पिटल स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे, और कैश में मैं भी इनफैक्ट देख रही थी वर्कहार्ट फार्मा। एक बार वर्कहार्ट फार्मा स्टॉक रखिएगा स्क्रीन पर। आज भी देखिए 5.5% की तेज़ी के साथ वर्कहार्ट कारोबार कर रहा है ऊपरी स्तरों पर, और नतीजे इसके अच्छे थे। इसके बाद जो डेवलपमेंट आई, जेनिक को US FDA का अप्रूवल, वो नॉड मिलता हुआ उसके बाद से स्टॉक भागा। एक बार इसका 1 महीने का चार्ट रखिए, फिर 6 महीने का चार्ट भी रखिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टॉक कैश का तो हम ज़्यादा जिक्र नहीं करते, लेकिन 20% भागा 1 महीने में, और 6 महीने का भी चार्ट रख लीजिए एक बार। ये देखिए 6 महीने में 45% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं वर्कहार्ट ने। रुचिर जी, ये जिस तरीके से भाग रहा है एक तरफा, क्या व्यू बन रहा है फिर इस लेवल पर? स्टॉक का रिसेंट जो हाई लेवल से करेक्ट हुआ है उसके बाद अपने सपोर्ट लेवल के आसपास इससे आया है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में फिर भी काउंटर ट्रेड्स के लिए यहाँ पे फेवरेबल है, और कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस अगर किसी ने ली हुई है
तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। आप देखेंगे तो ये पूरे अप ट्रेंड में पिछली बार भी जब करेक्शन आया था तो 20 डे स्टॉक के लिए सपोर्ट एक्ट किया था और अभी भी 20 डे सपोर्ट स्टॉक के लिए एक्ट कर रहा है। तो 1820 के आसपास ये 20 डे है और ये लेवल जब तक इंटैक्ट है डाउन साइड यहाँ से लिमिटेड रख दे और रिसेंट करेक्शन के बाद क्योंकि अब सपोर्ट के आसपास है तो यहाँ पे रिलेटिवली स्ट्रेंथ दिख रही है। ठीक है, अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक ठाक बना हुआ है, तो वॉकहार्ट फार्मा इन स्तरों पर भी अच्छा नजर आ रहा है। एक तरफा भागा ये काउंटर, हालांकि अपने हाई साइड से जैसा कि अभी जिक्र किया रुचि ने थोड़ा करेक्ट भी हुआ। अच्छा, कुछ और अडानी ग्रुप के स्टॉक्स तो आज पिटे ही हैं। एक बार ये सारे स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिली, सारे पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स जो चल रहे थे, शुरुआत अच्छी हुई थी इनकी। एक बार सीजी पावर रखिएगा, सिमेंस एनर्जी रख दीजिएगा, हिताची एनर्जी भी रखिए। कहाँ एक समय पर हिताची एनर्जी वायदा का टॉप गेनर बना हुआ था आज के सेशन में, लेकिन फिर ऊपर इस तरह से फिसला। सीजी पावर भी रखिए एक बार स्क्रीन पर। पावर इक्विपमेंट स्टॉक्स देखिए ये किस तरीके से टूटे हैं। हिताची एनर्जी टूटा आज फिर से ऊपर इस तरह से, लेकिन रिपोर्ट काफ़ी बुलिश थे। लंबी अवधि की नज़र से अगर आप सोच सकते हैं इस स्पेस में तो इन सारे स्टॉक्स को रख सकते हैं रडार पर, ऐसा ब्रोकरेजेस का कहना है। ये जो थीम है ये थीम काफ़ी अट्रैक्टिव बनी हुई है। लेकिन वही निफ्टी बैंक निफ्टी अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और थोड़ा इन रेड निफ्टी क्लोज हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी इन ग्रीन ही क्लोज होने की तैयारी। तो क्लोजिंग कैसी लगी वीरेंद्र जी, ओवर टू यू थर्सडे की। बिल्कुल क्लोजिंग ठीक ठाक है ना। जो आपको जिस प्रकार का सेटअप सुबह सुबह मिला था है ना, हॉरिफाइंग था शेयर। एक समय 200 अंक नीचे जिस तरीके से एशिया सिंक कर रहा था, तो आपने ठीक ठाक क्लोजिंग दिया। एंड मोस्ट स्पेशली द सेफेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स सो फार लास्ट 3 सेशन का निफ्टी बैंक, वो अपनी स्ट्रेंथ को कायम रखे हुए है। स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि अगेन 55,000 के पुट राइटर्स के ऊपर, अगेन 50 डेमा के ऊपर, और निफ्टी अभी भी 10 डेमा से बहुत दूर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज खराब था, डिक्लाइन करीब के 2235 पे। ब्रेथ खराब थी, इसमें कोई दुराय नहीं है। मिड कैप स्मॉल कैप कोलैप्स हुए आज। बस वो जो कल वाला फैक्टर था उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन हाँ उसका इम्पैक्ट आज भी था। लेकिन आईटी ग्लोबली अगर आप देखें तो सेटअप के साथ सिंक हुआ, न्यूज़ फ्लो इसका अगेंस्ट था। आइए जरा प्लीज सेक्टर्स पर। बैंक निफ्टी 120 अंक ऊपर, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फ्लैट, पीएसयू बैंक स्लाइड हुए और डिफेंस स्पेस बहुत डिसाइसिवली स्लाइड हुआ। उसके बाद बड़ा डिप था यहाँ पे कैपिटल गुड इंडेक्स पे, और साथ ही साथ अगर आप देखें आईटी आज क्रैक हुआ। ये स्क्रीन पे आपके अगर आप देखें तो एमएनएम शानदार रिवर्सल, आईसीआईसीआई बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट, बैंक्स में स्ट्रॉन्ग, कोटक महिंद्रा बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि एक अपने मीडियम टर्म एवरेज से पुल बैक दिया इसने। ग्रासिम, मारुति, रिलायंस ने भी अगर आप देखें अच्छा पुल बैक दिया। और इन्फोसिस, एटर्नल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बीएल, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स आईटी। निफ्टी शट आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए करीब 23,185 पे क्लोज, करीब 23,180, 175 के आसपास आएगा। तो बाजार ने आज पूरे दिन एग्जैक्टली एक जैसे होता है ना टेक्स्ट बुक टेक्सचर जो होता है एक्सपायरी डे का, उसकी तरह बिहेव किया। अब कोलैप्स के बाद पुल बैक के बाद फिर अगर आप देखें एक छोटा सा कोलैप्स, और एग्जैक्टली डे हाई और लो के बीचों बीच बंद, एक क्लासिकल एक्सपायरी डे। लेकिन ये ऊँट किस करवट बैठेगा, कल कैसा हैंडओवर मिलेगा, सब पे करेंगे बातचीत। क्यों श्रेया, आजकल तो यही हो रहा है। रोज आओ ट्रंप साहब के अगर आप देखें नए कारनामे देखो, वॉल स्ट्रीट को देखो, यील्ड्स को देखो, क्रूड को देखो, फिर अपना तीर कमान पे चढ़ाओ और चलाओ, और मार्केट को गिरते हुए देखो लास्ट में, और फिर घर जाओ। कह रहे कि अच्छी चीज़ होगी कल के सेशन में सर, कि कल फ्राइडे का सेशन होगा, तो फ्राइडे के दिन कुछ खुशी अलग होती है। फिर सैटरडे संडे रेस्ट। फ्राइडे की खुशी कल बहुत ज़्यादा होगी। कल मुझे पता है वो कारण, कल दर्शकों को भी बताएंगे कि खुशी के पीछे के कारण क्या है। खैर सर, फिर कल मुलाकात होगी सबसे सीएनबीसी आवाज़ के दर्शकों से मॉर्निंग कॉल्स में, मुनाफे की तैयारी में सभी समीकरण क्यूज लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। नमस्कार।